नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 और स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा, मेरे साथ प्रियंका और मानसी। एक शानदार हफ्ते की शुरुआत 65 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी आपको हरे निशान की तरफ दिखा रहा है। और अगर आप थर्सडे और फ्राइडे की कमजोरी से शॉर्ट करके गए तो आपको थोड़ी सी नर्वसनेस हो सकती है। लेकिन बाजार जिस बात को लेकर नर्वस था, यूएस एजेंसी ने शुक्रवार को एल नीनो का जिक्र किया, बाजार थोड़ा नर्वस हुआ। लेकिन आज सुबह इनफैक्ट ओवर द वीकेंड हमारे सीए साहब की कमेंट्री भी आई थी कि एल नीनो का मतलब ड्रॉट नहीं होता है, थोड़ा सा मानसून कम हो सकता है। इनफैक्ट मानसून हमने आपको पिछले हफ्ते बताया केरला आ चुका था। आज सुबह तो मुंबई में भी आज सुबह मैं गाड़ी पार्क करके ऑफिस तक आया, उसके बीच में मुझे दौड़ लगा के आनी पड़ी कि बौछारें आ गई थी। तो क्लियरली बौछारें आपको मुंबई में मिल गई हैं और इसकी भनक मुझे लगता है कि आज स्टॉक मार्केट को भी लगेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट का स्पेशली मुंबई में बारिश से बहुत प्यारा नाता तो है। यानी मौसम सुहाना हुआ है और स्टॉक मार्केट का भी 2 दिन में जो है थोड़ा सा तापमान बढ़ गया था, वो शायद गिर सकता है। तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स को पहले चलिए डिस्कस करते हैं। अब इंडियन मार्केट्स में तो खैर ये हफ्ता है ही बहुत क्रूशल है। यूएस मार्केट्स में भी तो जब तक 13-14 को आपके सीपीआई के नंबर्स नहीं पहले सीपीआई के नंबर्स आएंगे, उसके बाद फिर 14 को फेड की बैठक होगी। वो तो एक बहुत पिवट है, एक बड़ा इकोनॉमिक डेटा है जिसे देखना है, उसके बाद के आगे डायरेक्शन। तो बाजार थोड़े नर्वस है, वहां पर फ्लैट है फ्यूचर्स भी आप देखें यूएस के। तो क्या लग रहा है थोड़ा सा वहां से जो क्यूज है इस वक्त? फ्राइडे को अच्छा था, फ्राइडे को अच्छा था बाजार। इस हफ्ते यूएस सीपीआई का जो आपने जिक्र किया वो एक्चुअली फेड भी दिखेगा, क्योंकि फेड की आगे की कमेंट्री इस हफ्ते जो यूएस सीपीआई आएगा उसके ऊपर निर्भर करेगी और बाजार दिखेगा। तो दोनों तरफ एक ही चीज के ऊपर नजर है, यूएस सीपीआई पे। उसके बाद फेड मीट है, तो फेड मीट की जो कमेंट्री आएगी मेन, वो इस यूएस सीपीआई को इस रीडिंग के देखने के बाद आएगी। इसलिए बाजार मेंटेन्ड है, कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी बात ये हुई है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी, और वो है क्रूड। ब्रेंट $72 पे अटका हुआ है। Correct. और अगर आप देखिए तो डॉलर इंडेक्स भी टॉप आउट होके नीचे की तरफ आ गया, जो 4.5 की तरफ चला गया था, वो भी नीचे 104 के नीचे आ गया। तो वो हमें फायदेमंद है। लेकिन इस हफ्ते फेड की कमेंट्री और यूएस सीपीआई डिसाइड करेगी इमर्जिंग मार्केट्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है। ट्रू, बहुत क्रूशल हफ्ता है ये। बिल्कुल। तो चलिए, ग्लोबल मार्केट्स में तो इवेंट्स है ही, लेकिन यूएस सीपीआई के साथ साथ इंडिया सीपीआई के डेटा आ जाने हैं। और शुक्रवार को के ट्रेंड को अगर देखें, पहले ये कहा जाता था कि 18,600 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब जो लेवल है वो बढ़ गया है, 18,700 को वॉच आउट किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको ब्रेक करके बताता हूँ। पहले यूएस सीपीआई की बात करते हैं, जो आपने छेड़ी ये बात। हमने अब देखा था कि आरबीआई पॉलिसी वाले दिन बाजार गिरा था। बाजार इसलिए थोड़ा गिर गया था क्योंकि बाजार में उम्मीद थी कि 25 बेसिस पॉइंट कमी करेंगे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में, लेकिन सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट कमी की उन्होंने। तो बाजार को ये बात पता है कि शायद कुछ आरबीआई डेटा की तरफ देख रहा है। तो इस आज शाम के इंडिया सीपीआई की भी अहमियत बढ़ गई है उस आरबीआई कमेंट्री के बाद। पहली बात, बाजार की अगर हम बात करें तो 18,720 18,700 के ऊपर 2 बार टॉप आउट हो रहा है। एक तरफ फ्राइडे को बाजार की मायूसी इसी बात से की थी, यूएस एक एजेंसी ने एल नीनो का कंफर्मेशन दिया। हमारे यहाँ तो 2 वेदर एजेंसी हैं ही, आईएमडी और स्काईमेट, लेकिन यूएस की एजेंसीज पूरे दुनिया भर में एल नीनो और वेदर पैटर्न्स को बहुत क्लोजली स्टडी करती है। और ये जो कमेंट्री दी उन्होंने कि एल नीनो कंफर्म है, तो बाजार सोल्ड आउट हो गया और डेज लो की तरफ आ गया, क्योंकि ये परेशानी बनी हुई है। इसीलिए हमारे सीए साहब ने, जो अभी आप हेडलाइन में पढ़ रहे हैं, ये सफाई दी है ओवर द वीकेंड, एक प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने बहुत बड़ा, और उसमें ये बात मेंशन की है कि एल नीनो का मतलब ड्रॉट नहीं है, सूखा नहीं है। एल नीनो का मतलब है कि थोड़ा सा नॉर्मल से कमजोर हो सकता है, और हमारे रिजर्वायर बहुत काफी भरे हुए हैं, तो उन्होंने सफाई दी है। तो बाजार इस हफ्ते मानसून का प्रोग्रेस जरूर से ध्यान देगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि मानसून का इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी है ट्रेड का 44,200 के ऊपर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ हल्का रेजिस्टेंस ही है, कोई बहुत भीषण शॉर्ट सेलिंग या कोई भयंकर गिरावट नहीं आ रही है। फ्राइडे को अगर हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन थोड़ा कमजोर था, मिड कैप स्मॉल कैप भी नीचे बंद हुए, क्योंकि एफएनओ में अगर आप देखें तो फ्रेश शॉर्टिंग के संकेत थे। आपको याद है मानसी कि एफआईआईज, आज डिम्पी है नहीं तो मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते 15 दिन से एफआईआईज टॉप में 65-67% तक लॉन्ग चले गए। वो जो है अब थोड़ा सा कम होके 50 के आसपास आ गए, लेकिन बहुत ज्यादा घटा नहीं है। अगर आप देखें, आप कह सकती हैं साहब एफआईआईज ने तो कैश में बेचा माल,
लेकिन DI ने उनसे ज्यादा खरीद लिया है, तो लिक्विडिटी की कमी नहीं हो रही compensate है मार्केट में, वो कॉम्पनसेट हो रहा है। 2 एरिया से मैं ध्यान दूंगा। एक है आपका कंज्यूमर स्टॉक्स, क्योंकि फ्राइडे को वहीं गिरावट आई थी मानसून वाले डर को लेके, बट कोई बड़ी बात नहीं है। क्रूड नीचे, कहीं सी बाजार को हवा लगी कि मानसून आ चुका है, बहुत परेशानी वाली बात नहीं, तो कंज्यूमर स्टॉक्स बहुत जोर से रिबाउंड करेंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, इंडिया में हर तरफ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, उसका सीधा प्ले पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उनको भी गिरावट में आप ऐड करिए, तो गिरावट में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। और अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के PCR डेटा देखें, ओवरसोल्ड नहीं है, 0.7 0.8 के आसपास हैं आपका। अगर आप देखें FI पोजीशन, मैंने आपको बताई, विक्स अगर भयंकर कमजोरी होती तो भाग जाता कम से कम 5-7%, नहीं भागा, 1.5% गिरा हुआ अंदर अंडरटोन थोड़ी बुलिश है, नर्वसनेस है ही नहीं ट्रेडर्स में। 2-3 दिन अगर आपको थोड़े से नीचे भी दिखे हैं तो विक्स आप बिल्कुल सही इंडिकेटर बता रहे हैं। भाई विक्स नहीं है, PCR बढ़ा हुआ नहीं है, FI पोजीशन बहुत ज्यादा जोर से घट नहीं गई है, तो एकदम आउटराइट शॉर्टिंग नहीं है, थोड़ी से लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दी है हमें। तो FNO में क्या हाल है? बस लॉन्ग अनवाइंडिंग जो अजय कह रहे हैं उसी तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है। इनफैक्ट FIs के छोटे मोटे क्वांटम जो बिकवाली के हैं उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि FPIs पूरे महीने के अगर ट्रेंड को देखेंगे ऑलमोस्ट 9,800 करोड़ तक की खरीदारी करके जा चुके हैं। और पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के मुकाबले लगातार पॉजिटिव रहा है, और तीसरा हफ्ता है जबकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस और लेवल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, कहाँ हम 18,500 और 600 की बात कर रहे थे, अब 18,700 जो है उसे एक रेजिस्टेंस के तौर पर माना जा रहा है। निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग अगर देखेंगे 18,563 के लेवल्स, ऑफ कोर्स हमने वहां पर देखा कि ऑलमोस्ट 71 पॉइंट्स का डाउन टर्न था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट को अगर देखेंगे तो वो एक छोटा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। 78 पॉइंट्स का प्रीमियम मिल रहा था, जहां लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेंड जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे फ्रेश शॉर्ट का यहां पर ट्रेंड है, 120 पॉइंट के प्रीमियम, और साथ ही हमने देखा 43,990 के इर्द गिर्द ही शुक्रवार के सेशन में बैंक निफ्टी जो है वो पूरी तरह से ट्रेड करता हुआ नजर आया। PCR चेंजेस अगर देखेंगे निफ्टी में 1 के लेवल्स के आसपास ही नजर आएंगे, और बैंक निफ्टी के PCR जो है इंटैक्ट है 0.7 के आसपास। वॉलेटिलिटी जो है लगातार घटती हुई नजर आ रही है। अब ये घटती हुई वॉलेटिलिटी जो है वो इस बाजार में पर्टिकुलरली सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो वॉलेटिलिटी यानी कि इंडिया विक्स का घटना जो है पॉजिटिव साइन नजर आएगा। FIs की कैश मार्केट में 300 करोड़ की बिकवाली देखेंगे हम, लेकिन उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे DIs ने करीब 1200 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर देखेंगे, इंडेक्स ऑप्शंस में अगर देखेंगे FIs की करीब 6,500 करोड़ के ऊपर की खरीदारी है। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि FIs बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में छोटा सा क्वांटम है बिकवाली का। तो क्लियरली ट्रेंड जो है गिरावट में खरीदारी भी बनता हुआ दिखेगा। और जैसे अजय ने बताया, कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी, क्योंकि मॉनसून दस्तक दे चुका है तो इस पर खास नजर होनी चाहिए। वीकेंड में और भी बहुत सारी खबरें आई हैं, बहुत ही शानदार, जो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा अपने स्क्रीन पे। स्पोर्ट्स के जो फैंस हैं हमारे, और हमारा देश एक ऐसा देश है कि कौन सा ऐसा देश होगा जहां पे स्पोर्ट्स फॉलो नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन टेस्ट मैच भारत हार गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। दूसरी तरफ विमेंस हॉकी टीम में हमने बहुत ही शानदार काम करके दिखाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा बात जिस स्पोर्ट्स इवेंट पे इस समय हो रही है, वीकेंड भर होती रही, वो जोकोविच के 23rd ग्रैंड स्लैम की बात थी। ये बहुत ही अलग है प्रियंका, 36 ईयर्स के हैं ये, एज इज जस्ट ए नंबर में भी इतनी फिटनेस, और इनके जितने और दूसरे लोग हैं जो ग्रैंड स्लैम जीतते आए हैं वो सब 22, 23, 24, ये 36 हैं। लोगों ने कितनी बार इनको राइट ऑफ कर दिया कि भाई अब आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, और हर बार ये जीत के आ जाते हैं, और ये इस एज में हाईएस्ट एवर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति बन गए। इनफैक्ट हमारी प्रेसिडेंट साहब ने भी इनको विश किया था। बहुत ही अमेजिंग बात है। हाँ नहीं बिल्कुल है, ये अमेजिंग बात तो है। स्पोर्ट्स एक्चुअली एक स्पिरिट्स तो लेकर आता है सबके लिए। देखिए हारना जीतना तो एक तरफ है, लेकिन इस एज में भी और लोगों के इतने कमेंट्स और क्रिटिसिज्म के बाद भी अगर कोई प्लेयर कर दिखाता है तो वाकई स्पिरिट। इसमें आपको मैं एक और बहुत ही खास बात बताऊं, जो मैंने खास तौर पे हमने डेस्क से कह के निकलवाया कि भाई किसी को भी जानकारी में क्यूरोसिटी होगी ना, उत्सुकता होगी कि यार ये 36 की एज पे इतने पीक ऑफ फॉर्म में है, इतना शानदार काम करते हैं, बाकी सारे एथलीट भी नहीं करते होंगे क्या? तो इनमें क्या खास क्या है, अलग क्या है, अलग क्या है, और इनका सीक्रेट क्या है? अच्छा ठीक है, तो आपने तो सीक्रेट सॉस समझी। मैं थोड़ा डीप में गया कि मैंने जानने की कोशिश की भाई ऐसा क्या खास है इनमें। हाँ। तो मुझे 2 बातें मालूम चली। 5 AM क्लब तो नहीं ना, अच्छा। एक तो ये थोड़े आध्यात्मिक आदमी है, स्पिरिचुअलिटी,
पीक परफॉर्मेंस निकल के आती है। और मैंने थोड़ा पढ़ा था कुछ समय पहले, आप इस पर इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि ये एक्चुअली कृष्ण भक्त हैं। अच्छा, जी हाँ, इनके घर में कृष्ण की ढेर सारी अलग अलग, कृष्ण जी की अलग अलग वो लगी हुई हैं फोटोग्राफ्स। कृष्ण भक्त हैं, वेजिटेरियन है ये। अगेन इन्होंने एक बहुत बड़ा एक मिथ जैसे कहते हैं ना कि एथलीट होने के लिए पावरफुल और प्लांट स्टेमिना के लिए नॉनवेज, प्लांट प्रोटीन बहुत सफिशिएंट और होता है। तीसरा ध्यान बहुत करते हैं, मेडिटेशन, उससे इनकी पीक परफॉर्मेंस निकल के आती अजय, है। मैंने- ऐसा ये मेरी जानकारी है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी मैटर करती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हर किसी की लाइफ में 3 पड़ाव होते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल। पर्सनल और प्रोफेशनल पर तो आप ध्यान देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पर ध्यान नहीं देते और एक एज के बाद आप ध्यान देते हैं, तो उस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। लेकिन चलिए, ये तो एक बढ़िया एक इम्पॉर्टेंट अपडेट स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है। इस हफ्ते को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इवेंट स्पेसिफिक ये हफ्ता दिखेगा अजय। जी हाँ, सबसे बड़े इवेंट्स तो हमने डिस्कस किए, यूएस सीपीआई, इंडिया सीपीआई, फेड डिसीजन, मॉनसून का प्रोग्रेस, फेड डिसीजन, इन सब चीज़ों पे बाजार फोकस करेगा। वीकेंड में मैं ट्रैवल भी बहुत कर रहा था, एक खास आप तो पेशकश खास भी लेके आए। इंट्रैक्शन करके आए इनफैक्ट बाजार जी का हाँ, बहुत ही वो फेवरेट भी स्टॉक। हाँ, पूनावाला फिनकॉप के बारे में भी हम बात करेंगे शो में। तो काफ़ी कुछ लगा के रखा है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक, और मैनेजमेंट ने कभी खुल के बताया नहीं। आधार पूनावाला ने से हमेशा हम सिर्फ सीरम की बात करते आए हैं, लेकिन पहली बार वो डिटेल में बात करेंगे कि पूनावाला फिनकॉप पे उनका क्या प्लान्स क्या है। तो वो भी हम आपको आज दिन भर में शो में दिखाएंगे। तो काफ़ी कुछ लाइंड अप है आगे शो में। मितेश पांचाल और प्रशांत सावंत के साथ हम अपनी मार्केट की बातचीत आगे लेके चलते हैं। प्रशांत, मितेश, गुड मॉर्निंग। मितेश, प्रशांत, आपको मिस कर रहे थे हम लोग, कहाँ रह गए थे आप? पहले आपसे करते हैं। मितेश, सिस्टम और मेथड्स क्या बता रहे हैं स्क्रीन के बारे में इस समय? ओके, गुड मॉर्निंग सर। हम तो यहीं पे थे, कहीं पे नहीं गए हैं और वेटिंग फॉर यू एज वेल टू कॉल अस। तो सिस्टम और मेथड यही बता रहे हैं जो हमारा पहले से रुझान था कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स में बहुत ही एक तगड़ी तेजी है। और एवरी सैटरडे जब हम फ्राइडे जब हम स्कैन करते हैं तो नए से नए सेक्टर उभर के आ रहे हैं। लास्ट शो में आप नहीं थे, क्लोजिंग शो में, तो जस्ट सिर्फ बता दूं कि टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो उभर के आया था। और लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग बिल में हमने वर्धमान टेक्सटाइल के बारे में बात किया था। तो डिम्पी जी थे, बोले थे हर बार एक नए ही रूटीन स्टॉक्स ही आ रहे हैं बाहर। तो 2 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। पहला था वर्धमान टेक्सटाइल, जस्ट टू रीकैप द लास्ट एपिसोड। और हमें लग रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी तेजी ऑन द कार्ड है और गोइंग फॉरवर्ड वर्धमान टेक्सटाइल में 35 to 40% अपसाइड हमको देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, विद इन द एंटायर मिड कैप आईटी स्टॉक्स, मास्टेक का एक जो स्टॉक है वो भी उभर के आया था, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो सिस्टम और मेथड कैटेगरिकली अजय जी यही बता रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ही बड़ी तेजी है। और एमएनसी स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं विद स्लो ऑन अ स्टेडी मूव, हायर हाइज और लोअर लोज की बॉटम फॉर्मेशन जो है वो वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। मितेश, मैं आपके पास स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स से बात करने के लिए आऊंगा, लेकिन बाजार में एक ऐसा भी सेक्शन होता है जो इंडेक्स ही ट्रेड करने में कंफर्टेबल होता है। उन्हें बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करना है अगर करना है तो। पहले तो उनके बारे में लेवल्स बताइए आप, उसके बाद हम स्टॉक्स पे आएंगे। ओके, तो अभी जो रुझान चल रहा है बाजार का, और आप जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लेवल्स की, तो अजय जी बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं मार्केट में जहां पे हम लोग उसको नो ट्रेड जोन कहते हैं, या फिर वो टर्म हम लोग यूज करते हैं कि ये नैरो रेंज में है। तो अभी हाल आई थिंक इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए, या जो इंडेक्स में बहुत ही बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, उसके लिए अगले 1 से 3 महीने थोड़े फ्रस्ट्रेटेड वाले होने वाले हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से इंडेक्स जो हेडलाइन इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो करंट लेवल के ऊपर ही इर्द गिर्द घूमेंगे। अभी मैं स्पेसिफिकली अगर आपको लेवल्स की बात करूं तो 18,750 18,800 के बाद ही एक नई तेजी की शुरुआत होगी, जिसमें हमको बहुत ही अच्छी बढ़त अपसाइड में मिलेगी। और लोअर एंड पे 18,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं 500 से 300 पॉइंट के दायरे में निफ्टी घूमेगी, विच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द मार्केट
मार्केट पार्टिसिपेंट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बैंक निफ्टी की बात करें तो लगातार हम लोग 44,000 जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 44,000 क्रॉस कर भी लिया है तो 44,500 इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड, और ऑन द डाउन साइड 43,000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रिलिमिनरी इंडाइसिस हमारी दो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगले 1 से 3 महीने के लिए वहां पे एक बहुत ही नैरो रेंज में काम होगा, तो कोई अपसाइड या कोई डाउनसाइड बहुत ही बड़ी खुलेगी नहीं, और इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर क्रॉस भी हो गए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इतने स्टीफ है कि वो क्रॉस कर पाना मुश्किल है। तो नेट नेट रुझान यही बैठ रहा है कि अगले 3 महीने तक बाजार जो है वो एक बड़ी रेंज के अंदर रेंज बाउंड रहेगा। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव आप देख रहे हैं, ठीक है। ये तो मितेश का व्यू है। एक बार प्रशांत से भी समझते हैं। प्रशांत, क्या लग रहा है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और निफ्टी पे जो, क्योंकि जिस तरह का फ्राइडे का लेवल थे, जिन लेवल्स पर बंद हुए, ऊपर की कॉल्स पे आपको कॉल राइटिंग भी देखने को मिली, आज कैसे इंडेक्स पे ट्रेड करेंगे आप? जी प्रियंका, मानसी, अजय, वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी जी, मॉर्निंग मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो थोड़ा सा 1-2 दिनों के लिए मुझे लग रहा है एक डिप के लिए वेट करना होगा। मैं डिप वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी इंटैक्ट है। और इंडेक्स स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर्स के लेवल दूंगा, क्योंकि फ्यूचर्स में आप बाय या सेल करते हो। तो हम जो शुक्रवार को क्लोज हुए करीबन 18,630 जून के फ्यूचर्स में हमारा लेवल था। जो लेवल में ट्रैक कर रहा हूँ वो करीबन 18,480 से लेके 540, यानी यहाँ से हम देखें तो 100 से 140 पॉइंट नीचे मुझे लग रहा है कि निफ्टी अगर आके वहां से बाउंस करे तो मुझे लग रहा है वो एक डिसेंट शॉर्ट टर्म बेस होगा। तो मेरे लिए 18,480 से लेकर 18,540 जून के फ्यूचर्स में, यानी यहाँ से 150 पॉइंट नीचे एक बहुत मेजर सपोर्ट है शॉर्ट टर्म बेसिस। जहां तक ट्रेंड की बात है, ट्रेंड इंटैक्ट रहने की बात है, तो 18,100 से लेकर 18,150 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से बहुत दूर है, बट ये मैं पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ। और ओवरऑल जो रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं वो फ्यूचर्स में 18,800, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ से बार बार हम 18,800 से लेकर 18,540 से घूम रहे। बट अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछे तो मुझे लग रहा है अभी भी इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, और जो नेक्स्ट रैली आए वो 18,500 से आए या 18,300 से आए, वो शायद इस स्टॉक को क्रॉस कर जाएगी। 18,850 पे पिछले हफ्ते बना हुआ है फ्यूचर्स में। तो ओवरऑल मैं शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा। छोटे मोटे जो 100-150 पॉइंट के मूव आते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं भी करें तो चलेगा, बट इंडेक्स पे नजर रखते हुए या इंडेक्स पे आप ये राय कायम रखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हो। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो जैसे मैंने निफ्टी फ्यूचर्स की लेवल बताया, वैसे ही बैंक निफ्टी के जो जून के फ्यूचर्स है करीबन 44,100 पे क्लोज हुए थे, ऑलमोस्ट वहां पे। यहाँ पे जो पोजिशनल सपोर्ट होगा वो 43,800 ये होगा बहुत अहम। यहाँ से जस्ट 300 पॉइंट नीचे, यानी 1% से भी कम। और जो अहम ट्रेंड चेंज जिसे हम कहते हैं, वो जो सपोर्ट होगा वो 43,300 होगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी स्ट्रक्चरली डिसेंट है, बट दोनों ही इंडाइसेस पे अगर बात करूं तो दोनों के जो फ्रंट रनर्स, यानी निफ्टी में रिलायंस, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, ये दोनों ही लैगार्ड है, और इसकी वजह है कि इंडेक्स इस जोन में अटका हुआ है। उसी के साथ मैं एक राय देना चाहूंगा कि अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, वो नया ऑल टाइम हाई बना के आया, बट एक भी बैंक ने नया हाई नहीं बनाया। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है, तो ये कैचअप होना जरूरी है। और मुझे लग रहा है इस डिप के बाद जो रैली आएगी उसमें ये जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हमें दिख जाएगा। राइट, आइए अपनी मार्केट की बातचीत को आगे लेके चलते हैं। निकुंज हमारे साथ स्टूडियोज में शामिल हैं। आप वेट करिए हमारे साथ, 2 ही मिनट में आपके पास स्पेसिफिक स्टॉक आइडियाज लेके लौटेंगे। मितेश, प्रशांत, निकुंज, एक खबर में देख रहा था बाजार से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपकी राय चाहूंगा कि इस महीने जो पिछला महीना था उसमें एफआईआईज ने जितने भी एशियन इमर्जिंग मार्केट में पैसा डाला है, सबसे ज्यादा रेसिपिएंट इंडिया है। ये आपको ट्रेंड जारी लगता हुआ नजर आता है कि आप क्रिस वुड से ही बात कर रहे थे, कुछ और एफआईआई से ही बात कर रहे थे। हम कई बार बात कर चुके हैं कि बाय मनी विल कम एंड बाय मनी हैज टू कम। अब पेस हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, बिकॉज मार्केट इतना चला है तो उसके अंदर थोड़ी डिक्लाइन जरूर आ सकती है। मगर आप किस आप तेजी की बात कर रहे हैं? मैं सभी निफ्टी देख रहा था, मार्केट का माहौल इतना अच्छा लग रहा है, सबको लग रहा है कि मार्केट एकदम मजबूती से टिका हुआ है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बना चुका है। मगर बैंक निफ्टी गैस करिए इस साल कितना ऊपर है? इस साल फ्लैट होगा मुझे लग रहा है। तो अगर फ्लैट है तो हम काहे को इतनी बात कर रहे हैं कि मार्केट एकदम ओवरबॉट है? दिखाइए डायरेक्टर साहब, देखिए ये निफ्टी है जी, बैंक निफ्टी दिखाइए। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे कि जो कि एक मजबूत इंडेक्स है, जिसके अंदर इन्होंने शायद
ईयर टिल डेट अगर हम बैंक 9 निफ्टी को जून से देखें, तक का है। हाँ, ये शायद गलत दिखा रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब, बात थोड़े ढीले चल रहे हैं। हाँ, इस साल में 2.5% की तेजी है, तो 2.5% कुछ भी नहीं है। और 2.5% की तेजी, जहाँ की हम इतनी एफआई फ्लोज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त उछाला है, डीआई की बाइंग, एफआई की बाइंग है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लेवल को लेकर के इस समय घबराहट करनी चाहिए। आप 7-8 दिन से एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहे हैं, उस रेंज से मार्केट को निकलना ही पड़ेगा, और रेंज से मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। लेकिन निकुंज, जिस अच्छा, फोकस नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं साथ में डिजिटल को भी कुछ भेज रही थी। निकुंज, जिस तरह के एफआईएस के फ्लोज है लगातार, ये खैर बात कवर हुई भी है, लेकिन और कौन से बड़े सेक्टर्स पर इस वक्त भी होगा? क्या ऑटो थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, निफ्टी के कुछ स्टॉक्स थोड़े से ब्रीदर ले रहे हैं, कि एक कंसोलिडेशन का रेंज तो कि एक लीनियर वे में तो नहीं चलता बाजार, आप भी क्लियरली कहते हैं, तो क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स के लिए क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है लेवल्स में, जो भी मैंने एक सेकंड पहले बोला, कि मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर अब ब्रेकआउट का स्कोप दिख रहा है। मॉनसून को लेकर एक कंसर्न छट रही हैं, डीआई का फ्लो आ चुका रहा है, सिप का जो फ्लो आया था वह भी बुरा नहीं था, तो मुझे लगता है कि इस समय तो पैसा निकला है निकुंज, अगर जितने भी इक्विटी फ्लोज देखे, मिड कैप स्मॉल कैप, उसमें ज्यादा एसआईपी कर रहे हैं लोग। नहीं, देखिए, नेट हम बात करते हैं, नेट फ्लो नेगेटिव पैसा निकलने का मतलब होता है कि नेगेटिव नंबर है, यहाँ नंबर पॉजिटिव है। अब आप बात कर रहे हैं कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट इज द फ्लो मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और इज इट कॉन्ट्रैक्टिंग, और कॉन्ट्रैक्शन भी कितना हुआ है? अगर आप देखिए तो 16-17 हज़ार का जो पीक था, कितना फिगर था एसआईपी का? शायद 14,500, 14,500 और उसके ऊपर तो 14,500, यानी करीब करीब $2 बिलियन के आसपास, मतलब $1.5 बिलियन से थोड़ा सा ज्यादा। $1.5 बिलियन आपको सिप के थ्रू आता है, और इस समय एफआई का आपको $1.5 से $2 बिलियन आ रहा है। तो वी आर लुकिंग एट अ नेट इनफ्लो बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑफ अबाउट $3 to $4 बिलियन, और $3 to $4 बिलियन उस समय आ रहा है जब मार्केट के अंदर कोई बड़ा क्यूआईपी नहीं है, कोई बड़ा आईपीओ नहीं है, कोई बड़ी फंड रेजिंग नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से मार्केट कब अटकेगा? जब मार्केट के अंदर कोई बड़ा आईपीओ मार्केट के अंदर एक्टिविटी होती है, या फिर कोई बहुत बड़ा क्यूआईपी आता है, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल इवेंट आता है। इन तीनों फैक्टर्स को अगर मैं हटा दूँ, तो मार्केट में मुझे मंदी नहीं लगती है। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा होती रहेगी, हो सकता है निफ्टी गिरे बढ़े, मगर गिरने से पहले भी मुझे लगता है पहले ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो शॉर्ट टर्म यह लगता है। मीडियम टर्म में जो ट्रिगर मुझे लगता है वह रहेगा कि कोई बड़े इश्यूज आने वाले हैं, हमें समझ में आ रहा है कि बड़े इश्यूज की तैयारी हो रही है, तो वह टर्निंग पॉइंट होगा। जब बड़े इश्यूज आएंगे मार्केट के अंदर हमेशा ही आउटफ्लो होता है। मार्केट अगर फ्लोज पे चल रहा है और फ्लोज अभी सेकेंडरी मार्केट में ही आ रहे हैं बिकॉज कोई बड़ा इशू नहीं है, तो मुझे चिंता नहीं दिखती। बिल्कुल निकुंज, ये पूरा हफ्ता जो है काफ़ी इवेंट स्पेसिफिक रहने वाला है। इंडिया सीपीआई, यूएस सीपीआई, उसके बाद इंटरेस्ट रेट डिसीजन फेड की तरफ से, क्या इन ट्रिगर्स पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा? किस इंडियन सीपीआई तो हमें पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेंज दे दी है, हमें पता है कि क्या होने वाला है। यूएस सीपीआई को लेकर के मार्केट ज़रूर देखेगा। यूएस सीपीआई को लेकर के मार्केट को ज़रूर लगता है कि मार्केट वहाँ पर पे थोड़ी मंदी या फिर थोड़ा जो डेटा रहेगा वो टॉपिश लगेगा। तो मुझे लगता है यूएस सीपीआई फ्रैंकली इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जरूर है। बिल्कुल राइट। कुछ और स्टॉक्स, किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे आपकी नजर निकुंज? स्टॉक या हीरो मोटर कॉर्प देख रहा था। अच्छा, ओके। अब मैं हीरो मोटर कॉर्प, मुझे हीरो मोटर कॉर्प की पोजीशन वैसी ही दिख रही है जैसे आईटीसी की किसी जमाने में हुआ करती थी। एवरीबडी नोज द कंपनी बट नोबडी ओन्स द कंपनी। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द ब्रांड एंड द कैश फ्लो दे आर जनरेटिंग, बट पीपल आर इग्नोरिंग इट। हमने देखा कि लास्ट ईयर किस प्रकार से महिंद्रा और टीवीएस मोटर के अंदर गिरावट आई, के उछाल आया था। मुझे लगता है हीरो मोटर कॉर्प के अंदर पोजीशनिंग अच्छी हो रही है। दूसरा, ईवी को लेकर के जो एक मार्केट में उत्साह हुआ था वह भी थोड़ा धीमा सा हो रहा है। रूरल इकॉनमी भी इस समय ठीक ठाक चल रही है। मेरा मानना है जय कि हीरो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इस ब्रांड की पावर को नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता है। परफेक्ट। इनफैक्ट स्टॉक का चलना भी शुरू हो गया नीचे से, 2300 वाला 3000 के करीब आ गया। इसका टॉप 2017 में बना था 4000 के करीब, 3900। तो अभी भी 25% अपने 5-6 साल पहले के टॉप से नीचे आई है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन स्टॉक आइडियाज़ प्रशांत और मितेश के साथ हम बात करेंगे स्टॉक आइडियाज़ पे। आप बताइए मितेश, क्या स्पेसिफिक आइडियाज़ लेके आए? अब आप बताइए, टेक्सटाइल है या कोई और एमएनसी? आज के इस हफ्ते के लिए कौन से 2 स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं आपके पास?
बेस्ड ऑन द सिस्टम और मेथड 3 स्टॉक्स है जहां पे एक री रेटिंग हुआ है और एक बड़ा ट्रेंड जो है वो अगले 1 से 3 महीने में अनफोल्ड होगा। पहला है बिरला सॉफ्ट। कहीं ना कहीं स्टॉक्स में 250 से लेके 300 के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है बेस बना है एंड नाउ द स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर अ वेरी बिग अपसाइड। तो बिरला सॉफ्ट में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड अनफोल्ड होने वाला है। तो बिरला सॉफ्ट को 280 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। 400 रुपये का पहला टारगेट रहेगा, 420 रुपये का दूसरा टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है संवर्धना मदरसन सोनी। बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक्स के अंदर भी एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है बिकॉज ये ब्रेकआउट आया है मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर। जनरली अजय जी बहुत कम स्टॉक होते हैं जो मंथली और क्वार्टरली दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर क्वालिफाई होते हैं। संवर्धना मदरसन सोनी इज वन ऑफ देम। तो 76 के स्टॉप लॉस के साथ हमको ट्रेड लेना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 90 एंड 95। और जो तीसरा स्टॉक्स है वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में भी 900 से लेके 1100 के बीच में एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। एवरी टाइम वीकली और मंथली चार्ट फ्रेम के ऊपर जब भी डिप्स आई वहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से ही लिया है और लोअर बॉटम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड हुआ है। तो मुथूट फाइनेंस करंट लेवल के ऊपर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा आपका 1050 का, पहला टारगेट रहेगा 1400 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1550 का। ये मितेश की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है। प्रशांत, आपको बाजार का अंडरटोन बुलिश लग रहा है। इंडेक्स वाइज भी आप बड़े लेवल्स 18,800 की भी बात कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक भी क्या पॉजिटिव मोमेंटम, खरीदारी की कॉल्स होंगी आज के लिए? उससे पहले एक क्विक अपडेट प्रियंका के साथ। प्रियंका, अगर आपको याद है तो बार बार मैंने XBL पावर 73, 93, 85 हर लेवल पे रेकमेंड किया था कि आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए जब भी मार्केट वीक हो। तो उसका शायद आपको रिजल्ट लास्ट वीक दिख गया होगा, 143 हो गया। तो मेरी एक अपडेट होगी जिन्होंने भी ये ट्रेड फॉलो किया होगा कि इसमें आप करीबन 40% प्रॉफिट बांध लीजिए और बाकी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उस ट्रेड 120 पे लाके रख दीजिए। आपकी पोजीशन फिर भी आपको 50% रिटर्न देगी अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेड हुआ है और मुझे लग रहा है कि अब जहाँ पे मौके है तो फर्स्ट पिक मेरा होगा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। यहाँ पे मैं अगर L&T फाइनेंस होल्डिंग्स को देखूं तो एक अच्छी मूव के बाद जिसने 20 डे मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया है, एक डिसेंट डिप आई हुई है, करीबन हम 105 स्पॉट में आए। मैं यहाँ पे 101 क्लोज का स्टॉप लॉस स्पॉट में रखूंगा। जो मेरा टारगेट होगा वो 112 से लेके 114 के आसपास होगा। मुझे लग रहा है ये एक अच्छी पिक हो सकती है। नेक्स्ट पिक जो मैं देख रहा हूँ वो होगी पिडिलाइट। मुझे ओवरऑल ये स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो स्पॉट में 2575 2575 होगा। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 2690 से लेके 2700 के रेंज तक होगा। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा ट्रेड होगा होल्ड करने के लिए। दोनों L&T फाइनेंस होल्डिंग और पिडिलाइट। L&T फाइनेंस होल्डिंग थोड़ा स्लो मूव होता है तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बट ओवरऑल दोनों स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार आपने स्टॉक लिए हैं। L&T फाइनेंस इन पर्टिकुलर पे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जरूर से ध्यान रखें, ये सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग NBFC है, बहुत समय से नहीं चला है। इसका जो सबसे क्लोजेस्ट साथी है M&M फाइनेंस वो तक चल गया है, वो 200 वाला करीब 350-400 हो गया, लेकिन ये नहीं चला है। अब चार्ट्स हालांकि बता रहे हैं प्रशांत की इसके अंदर एक्शन शुरू हुआ है, लेकिन फंडामेंटल्स ही बता रहे हैं। मैनेजमेंट ने एक भयंकर प्लान बनाया है, रिटेल पे फोकस कर रहे हैं, पूरा रिटेल फोकस। correct. और अब लोगों को ये लगता है बाजार में कि ये अपनी अर्निंग 25% कैगर नेक्स्ट 3 साल कर सकता है। 25% कैगर का मतलब होता है स्टॉक डबल्स इन 3 इयर्स। लेकिन वो बाद में होगा। बाजार ऐसे नहीं होता कि पहले साल उतना ही चलेगा, वो 1.5 साल के अंदर 3 साल की ग्रोथ को फैक्टर इन करता है। तो ये स्टॉक जरूर अपने रडार पर रखना चाहिए। इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों काम हो रहे हैं और चला नहीं है तो रिस्क रिवॉर्ड ही बड़ा तो ये NBFCs में जो रिटेल पे फोकस हो रहा है, L&T फाइनेंस का, उस दिन हम पिरामिड एंटरप्राइज को भी डिस्कस कर रहे थे। ये पूरा सेगमेंट है जो बहुत चल रहा है और प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ये दोनों जो थे पीछे रह गए थे रिटेल की साइड में, अब ये लोग अपना गेम सुधार रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल L&T फाइनेंस होल्डिंग्स टेक्निकल आउटलुक प्रशांत ने दिया, उस पर अंदर की खबर क्या है या क्या आगे निकल कर आ सकता है, इस पर भी हमारी खास तौर से नजर रहेगी। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के टेक्निकल पिक्स हमारे पास सारे के सारे खरीदारी के। लेकिन त्रिमूर्ति सेगमेंट में क्या है खास? शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद से लेकर अब तक जो सारी की सारी खबरें आई हैं, उन तमाम खबरों में से 3 अहम खबरें आपके लिए छाटी हैं शरद ने। शरद से जानते हैं त्रिमूर्ति स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए।
जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस पर। यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे 2 कंपनीज जो हैं एक्वायर करने की रेस में आ गई। एक है सेगमेंट फार्मा वेंचर्स और दूसरा है अहमदाबाद बेस्ड निरमा ग्रुप। अब यहाँ पे याद रखिएगा बाइंडिंग ऑफर्स जो है जून एंड तक आ सकती हैं और यहाँ पे जो प्रमोटर है आपके ग्लेनमार्क फार्मा ऑलमोस्ट 82.5% स्टेक जो है ग्लेनमार्क लाइफ में होल्ड करते हैं और आगे जाते वो डीलिवरेज करेंगे। तो इन दोनों स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखिएगा। गो फैशन में जो है इंपॉर्टेंट डील हो सकती है आज, जहाँ पे जो नॉन प्रमोटर सेक्वाया कैपिटल हैं वो अपनी पूरी एग्जिट ले सकते हैं। कंपनी में लगभग 10.18% स्टेक की बिकवाली हो सकती है जिसका टोटल वैल्यू 624 करोड़ का आता है। फ्लोर प्राइस की बात करें तो 1135 रुपीज़ पर शेयर पे है, यानी कि 5% डिस्काउंट पे आ रहा है। और याद रखिए 4 या 5 दिन पहले सेक्वाया कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो था रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और 3 नए इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ में बने थे। तो यहाँ पे इनफ्लोज जो है और आउटफ्लोज दोनों देखने मिल सकती हैं जिस तरह वो रीऑर्गेनाइज करेंगे अपने पोर्टफोलियो एसेट्स। तीसरा स्टॉक रहेगा महाराष्ट्र सीमलेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जो है कर्ज मुक्त हो गई, यानी कि डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी ने जो है लगभग वॉलंटरी प्रीपेमेंट किया है आउटस्टैंडिंग लोन्स का जिसका वैल्यू लगभग 234 करोड़ रुपीज़ का आता है और जो रिपेमेंट हुई है इस पूरी इंटरनल एक्रूअल से हुई है। तो इस स्टॉक में जो है पॉजिटिव रिएक्शन आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही शानदार स्टॉक्स। महाराष्ट्र सीमलेस पिछले 1.5-2 साल का बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है और अब डेट फ्री होगा। फर्दर यहां से चलेगा या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विवेक कारवा फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए। दिखाइए विवेक को स्क्रीन पे, एक नई लुक लेके आए हैं क्या? नो, पुरानी वही लुक है, परफेक्ट, पहचान गया मैं। क्योंकि हर बार जो है उनकी लुक डिफरेंट होती है, तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि इस बार कौन सी वही लुक है। अभी किस पे काम कर रहे हैं? कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट विवेक? नहीं अजय, अभी तो सिर्फ मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि और कहीं फोकस करते हैं तो मार्केट हाथ से छूट जाता है। हाँ बिल्कुल, बट मैं बता दूं ये कि अपने व्यूअर्स को बता दूं कि विवेक कारवा हमारे जो हैं चेन्नई में बेस्ड हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट में, लेकिन बाजार के साथ साथ वो रुचि एक्टिंग में भी रखते हैं। और तमिल मूवीज में आप करते हैं या नॉन तमिल में भी? देखिए अब चेन्नई में बैठे हैं तो तमिल के सिवा और कुछ मिलने वाला है नहीं। हिंदी अन्ना रास्कला वाला मॉडल है पूरा। हाँ, तो हिंदी तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन अजय अभी रिसेंटली मैं एवरेस्ट बेस कैंप जाके आया था। अच्छा, तो गुड एक्सपीरियंस। एवरेस्ट बेस कैंप, क्या बात है। मतलब अच्छा, फिटनेस लेवल आपने कुछ डाला था फिट, हाँ मुझे याद है, ट्विटर पे उसके आपने लिए उसकी फोटोज बहुत भी डाली। विलक्षण फिटनेस लेवल चाहिए, आम आदमी नहीं जा सकता है। हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अरे सुपर, मतलब वंस इन लाइफ टाइम सब कुछ करना चाहिए, एक बार तो करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी ये बताइए, महाराष्ट्र सीमलेस डेट फ्री हो गई है, डेट का 1 साल का चार्ट लेके आइए। जबरदस्त पैसा बना है महाराष्ट्र सीमलेस में पिछले 1.5-2 साल में, क्योंकि इनका पाइप के कारोबार को रशिया पे सैंक्शंस का बड़ा फायदा मिला और पाइप इन जनरल पाइप स्पेस इंडिया में पूरी रीरेट हो रही है। ये देखिए 50 हाई पे ही है और पिछले साल में 50% 53 एक्चुअली चला है। इस भाव से लेना चाहिए 450 के आसपास। अजय 2 कारण और एकदम मतलब फंडामेंटली और कॉमन सेंस कारण है, आपको बैलेंस शीट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, कोई भी कंपनी अगर डेट फ्री होती है तो समझ लीजिए आगे जाके उसका कैश सरप्लस बढ़ेगा, हो सकता है डिविडेंड दे, मतलब कंपनी फंडामेंटली एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और इंटरेस्ट पेमेंट्स तो उसके पास रहेगा ही नहीं। जो जितना भी पॉजिटिव कैश फ्लो आने वाला है वो बैलेंस शीट में टिकने वाला है। दूसरी चीज जो बहुत आज के दिन इंपॉर्टेंट है, सरकार का फोकस है जल जीवन, अब वो इतनी हिंदी मुझे भी नहीं आती है, जल जीवन जो भी स्कीम है, हर घर जल वाली स्कीम, तो उसमें उसके कारण जो पाइप की डिमांड, मैं आपको बोल दूं 2009 से लेके करीबन 2014 तक जो स्टील पाइप और प्लास्टिक पाइप की डिमांड थी वो जनरली होती थी 9-10% CAGR पे बढ़ती थी। पिछले 5-6 साल से ये डिमांड बढ़ रही है 13 से लेके 14 कैगर पे। तो अगर ये 13-14% अगर बढ़ते रहता है आगे चल के, और अब तक तो जैसे सरकार बोल रही खाली 20 करोड़ घरों में दिया है, 20 करोड़ या 3 करोड़, कुछ नंबर याद नहीं है मुझे बराबर, लेकिन अभी बहुत मतलब 20-25% ही कवर हुआ है। तो आगे चल के ये जल जीवन जो मिशन है सरकार का, ये आपको पाइप की डिमांड आगे चल के एकदम कायम रखने वाला है। तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग कंपनी है, आपको 600 तो हो सकता है अगले 1.5-1 साल में दिखा देंगे। सो महाराष्ट्र सीमलेस, इस पर ऊपर के लेवल्स विवेक को फंडामेंटली दिखते हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं। अभी हमें त्रिमूर्ति स्टॉक्स में शरद एक स्टॉक बता के गए, गो फैशन, और यहाँ पर एक ब्लॉक आ सकता है नॉन प्रमोटर सिक्वा, वहाँ एक अपना बड़ा स्टेक बेच सकते हैं, लगभग 10% का हिस्सेदार, और वो भी डिस्काउंट पर। तो
तो जब डिस्काउंट पे अगर आएगा तो ये और एक बड़ी ब्लॉक आएगी, एक बड़ा सप्लाई आएगा, तो क्या इस पर आज दबाव फर्दर दिख सकता है? प्रशांत, क्या करना चाहिए? गो फैशन की चार्ट में हम देख रहे थे कि इनफैक्ट पिछले कुछ समय से थोड़े से रेंज में ही रहे हैं या फिर डाउनसाइड ही रही है स्टॉक की मूवमेंट। कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी स्ट्रीट पे इसको लेके पार्टिसिपेशन नहीं होती, और आज इस न्यूज़ का क्या एक नेगेटिव सेंटिमेंटली भी, और ऑफ कोर्स द न्यूज़ इज नेगेटिव आल्सो, क्या प्रेशर आ सकता है? नीचे के लेवल्स क्या देखते हैं? ओवरऑल प्रियंका अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हम 1200 के जस्ट नीचे यानी 1195 के आसपास शुक्रवार को क्लोज हुए थे। मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे आपको एक डिप मिल जाए करीबन 1165 1170, तो ये एक अच्छे रेंज में बाय करना होगा, क्योंकि ये प्रीवियस रेंज है जिसका ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर 1165 1170 के जोन में मिल जाए तो 1140 के स्टॉप लॉस से इसको खरीद सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 1250। मुझे स्ट्रक्चर में कुछ नेगेटिव नहीं है, तो ओवरऑल थोड़ा वीकनेस होकर अगर नीचे मिल जाए तो इसको डेफिनेटली बाइंग के लिए देखना चाहिए। तो वीक नहीं है स्ट्रक्चर, और बाइंग गिरावट में खरीदारी के मौके गो फैशन पर बनते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स, मितेश, पावर डिमांड में लगातार इजाफा हम देख रहे हैं, पावर स्टॉक्स में जिस तरह के ट्रेंड नजर आए, इनफैक्ट अजय पावर स्टॉक्स चले हैं काफी अच्छा, और ताजा खबरें आ रही है कि इंडिया की पावर डिमांड जो है ऑल टाइम हाई पर जून में जाती हुई दिख रही है। जी हाँ, देखिए मैन्युफैक्चरिंग चल रही है ना जी, मैन्युफैक्चरिंग इतनी तेजी में चल रहा है और पूरा थीम मैन्युफैक्चरिंग का कैपेक्स साइकिल इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल। और आप ये देख लीजिए कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आरईसी, देखिए हमारे हमसे बात कर रहा था, निकुंज से बात कर रहे थे आरईसी के मैनेजमेंट इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में, और वो यही कह रहे थे कि इस समय सरकार का फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे है। गांव के अंदर बिजली आए, पहले जहां 10 घंटे पावर कट होता था वहां 4 ही घंटे पावर कट हो, ओवरनाइट तो ये हो नहीं जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में काम बहुत शानदार हो रहा है। इसलिए आपको पावर स्टॉक्स और पावर जनरेटर जो चले नहीं है बहुत सालों से, प्रशांत जैन कहे थे वैल्यूएशन यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ये सारा फंडामेंटल और लेस ओनरशिप बहुत कम है, दोनों साथ में आपको नजर आ रहा है। मर्चेंट पावर, सरकारी पावर कंपनियां सब चल रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए, करंट तो है फिर पावर स्टॉक्स में। करंट है। मितेश बताइए, पावर स्टॉक्स में कहाँ नजर है आपकी स्टॉक स्पेसिफिक? स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें मानसी जी, तो एक चार्ट जो है जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि जब आप ऐसे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको एक हायर टाइम फ्रेम वाले चार्ट को ही देखना पड़ता है। तो टाटा पावर है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है करंट लेवल के ऊपर। अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखें तो पिछले 6 क्वार्टरों में सबसे प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट ये करंट क्वार्टर में हमको देखने के लिए मिला था, कंपेयर टू एज कंपेयर्ड विद द मंथली चार्ट एज वेल। अगर 3 महीने से अगर आप चार्ट देखो तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है। इमीडिएट रेजिस्टेंस उसका 230 का है, स्टॉक जो है वो 221 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से जैसे ही 230 क्रॉस है, स्टॉक विल बी एंटरिंग इनटू अ न्यू ट्रेडिंग रेंज, और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 298, जो 29 अप्रैल 2022 का हाई था। तो विद इन द एंटायर स्पेस अगर कोई स्टॉक जो है वो प्रॉमिसिंग और जो एक्सटेंशन ऑफ ट्रेंड की डेफिनेशन में गिरता है तो वो है टाटा पावर। डेफिनेटली टाटा पावर को करंट लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस के लिहाज से 195 का स्टॉप लॉस लगा के आप करंट लेवल के ऊपर खरीद सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 298 का। टाइम फ्रेम जो है वो आपका रहेगा 1 से 3 महीने का। इसमें इन पर्टिकुलर टाटा पावर पर नजर रखी जाए। लेकिन इस बीच IEX ये शेयर लास्ट वीक खबरों में था, और पिछले हफ्ते के ट्रेंड को अगर देखेंगे, महज 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। लेकिन इस गिरावट के पीछे की कई सारी वजह भी रही, जो हमने आपको लगातार बताया भी था पिछले हफ्ते। लेकिन अब इस गिरावट के बाद अगर IEX के स्टॉक में आपका ट्रेड तो आपको करना क्या चाहिए? मैनेजमेंट का बयान क्या निकल कर आ रहा है, ताज़ा डेवलपमेंट्स जो है उस पर मैनेजमेंट क्या कहेंगे, ये सब कुछ जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए आज 10:10 पर IEX के मैनेजमेंट बिजनेस डेवलपमेंट हेड रोहित बजाज हमारे साथ जुड़ेंगे। गिरावट के पीछे की वजह और आगे के ट्रेंड्स पर उनसे विस्तार से बातचीत होगी।
ऑलराइट, तो ये आईएक्स के मैनेजमेंट से तो बात करेंगे, लेकिन आईएक्स पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है, वो भी आगे बताएंगे आपको। लेकिन पहले एक बार वमाक्षी से आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट समझते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। वमाक्षी, मॉर्निंग, बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इंडिया एनर्जी स्पेस के साथ। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडियन रिफाइनर्स काफ़ी मजबूत Q1 पोस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट डीजल और गैसोलीन के जो इम्प्लाइड ग्रॉस मार्जिन है ये करीब 10 से 12 रुपीज़ प्रति लीटर पर है और ये उनके हिस्टोरिक एवरेजेस के मुकाबले काफ़ी बढ़कर है। कोई इमीडिएट प्राइस का के एक्सपेक्टेशंस नहीं है और इनफैक्ट ओवरऑल पॉजिटिव अर्निंग्स एनवायरनमेंट उन्हें नजर आ रहा है इंडियन रिफाइनर्स के लिए, स्पेशली रिलायंस के इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ओवरऑल ये था जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट इंडिया एनर्जी स्पेस पर। इसके अलावा QSR स्पेस भी हमारे रेडार पर है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि डिमांड बॉटम आउट होता हुआ ज़रूर नजर आ रहा है, मगर रिकवरी को लेकर विजिबिलिटी अभी भी काफ़ी कम है। सेकेंड हाफ में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर अगर हम देखें तो बर्गर और चिकन फॉर्मेट्स के मुकाबले पिज़्ज़ा फॉर्मेट्स की अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान्स लार्जली अनचेंज रहे हैं, मगर अगर डिमांड रिकवरी में थोड़ा डिले आता है तो कंपनीज अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टील सेक्टर भी हमारे रेडार पर है। नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि चाइना की स्टील डिमांड अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। इनफैक्ट उनकी तरफ से जो एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है सितंबर 2016 से। इंडिया स्टील कंजम्पशन हालांकि काफ़ी मजबूत रही है, मगर एक्सपोर्ट्स मई के महीने में हमने देखा यहाँ पर गिरावट नजर आई थी। ओवरऑल इंडिया HR प्राइसेस में गिरावट अभी भी जारी है। एवरेज HRC स्प्रेड्स जो है भारत में वो गिरे हैं क्योंकि लोअर HRC प्राइसेस पोस्ट किए हैं। तो ओवरऑल ये था नोमिरा का रिपोर्ट स्टील सेक्टर पर। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंडिगो पर। इंटरग्लोब एविएशन फोकस में रहेगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि एयरक्राफ्ट लार्जली शॉर्ट सप्लाई में रहे हैं पिछले 20 साल में। ग्राउंडिंग की वजह से करीब 400 से 500 करोड़ का एक ड्रैग नजर आ रहा है पर क्वार्टर। और इनफैक्ट उनका कहना है कि इंडिगो का जो पोटेंशियल 500 प्लेन्स का ऑर्डर है वो सप्लाई सिक्योर करने के लिए है, मेनली एक टाइट मार्केट में। तो ओवरऑल क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है इंडिगो पर और उनकी तरफ से टारगेट प्राइस आ रहा है 2700 प्रति शेयर का। वमाक्षी, ये सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करके लाने के लिए इनको डिस्कस करते हैं। एक बार विवेक के साथ एक जो पहली रिपोर्ट लेना चाहेंगे वो जेपी मॉर्गन की जो इंडिया एनर्जी स्पेस पे आई है। विवेक, अगर आप इसके कमेंट्स पढ़ पाए, नहीं तो अभी वमाक्षी हमें बता भी रही थी कि क्लियरली है क्योंकि क्रूड प्राइस नीचे है और रिफाइनर्स को रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्ग Q1 के एक्सपेक्टेशन से इस पर एक अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट ही उन्होंने दी है कि उनके चाहे ग्रॉस मार्जिन्स डीजल पर हो, गैसोलिन पर हो, वो ऊपर ही हैं और OMCs के लिए भी कोई प्राइस कट होते हुए जल्दी दिखता नहीं है। तो ऑफकोर्स उनके लिए हेल्प होगी, उनके जो बड़े डेट्स थे, अंडर रिकवरीज थे, उसमें उनको हेल्प मिलेगी। क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर, OMCs, इस पूरी बास्केट पर क्या व्यू बन रहा है? आपकी नजर बाइंग के लिए कहाँ पर होगी? प्रियंका, ऑफ कोर्स जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट मेरे सामने ही है और पूरी रिपोर्ट देखी है मैंने। लेकिन मुझे देखिए, ये लॉन्गर टर्म के लिए ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में अगले 2, 4, 6 महीने में ये होने वाला है कि जैसे जैसे हम लोग इलेक्शन के बाजू आएंगे, ईयर एंड के आसपास आएंगे और अगर क्रूड नीचे जाता है, ओवरऑल सेंटिमेंट सुधरेगा और सरकार चाहेगी। और एक और चीज हो सकता है कि स्टेट इलेक्शंस काफी है अगले साल बिगिनिंग में ही, तो अगर सरकार बाई चांस सेंट्रल इलेक्शन भी अगर प्रीपोन करे कोई भी कुछ भी सोच के, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस कट्स ये रिपोर्ट बोलती है नहीं देखने को मिला, लेकिन मुझे लगता है कि देखने को मिल सकता है क्योंकि एक पॉपुलिस्ट मेजर के रूप में उसको देखा जाएगा। तो मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं बुलिश नहीं रहूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको सही में ऑयल रिफाइनरी ही स्पेस में अगर रहना है तो फिर भी आज के दिन प्योर रिफाइनरी कंपनी नहीं है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पिक रहेगा क्योंकि अब तक चला नहीं है। तो जब भी चलेगा मार्केट को भी सपोर्ट देगा और रिटर्न्स भी आपको दे सकता है। लेकिन OMCs तो मैं अवॉइड करना चाहूँ। गो फैशन को लेके आइए प्रशांत, आपने गो फैशन के स्टॉक को चार्ट्स पे देखा है क्या? जी अजय जी, अभी जस्ट मैंने जो व्यू दिया था कि अगर हमें 1160-65 के आसपास मिल जाए तो मेरे हिसाब से 1140 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इसको खरीदना चाहिए और हमें 1240-1250 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो थोड़ा डिप अगर मिल जाए तो ये एक डिसेंट लेवल पे बाय हो जाएगा। यही बात है, गो फैशन अपने स्पेस में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स है वैल्यूएशन वाइज, चार्ट्स पे मजबूत लग रहा है। विवेक, आप टच करेंगे क्या? क्योंकि जब से IPO आया है उसके बाद डायरेक्टर साहब जरा इसका लंबा चार्ट लेके आइए, और इसमें ऐसा क्या यूनिकनेस है जो बाकी अपैरल कंपनीज में नहीं है? मतलब आप देखिए कि IPO के बाद टॉप आउट हुआ था ये करीब 1400 के भाव से, उसके बाद वो भाव नहीं आया बहुत लंबे समय तक महंगे के चक्कर में। आज ब्लॉक हो रहा है डिस्काउंट पे, लोग बढ़ेंगे इसकी तरफ। लेना चाहिए या रुकना चाहिए? मैं अवॉइड करूंगा अजय।
और एक्चुअली आपका सवाल ऐसे बुमरैंग आया क्योंकि प्रियंका ने सवाल पूछा, मुझे लगा कि 5 मिनट ब्रेक मिलेगा। एनीवे देखिए, अगर इस स्पेस में अगर लेना हो तो मुझे लगता है कि जो 75.1 राइट ट्रेजेक्टरी बोलते हैं ना, वो कंपनी है आज के दिन ABFRL। ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास है, और जिस हिसाब से वो टेक ओवर कर रही है, अभी रिसेंटली TCNS को भी वो टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा रिटेल फोकस होके उनका अब एक और फॉर्मेट चालू कर रहे हैं जो तनिष्क का कभी कॉम्पिटिटर रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, मैनेजमेंट अच्छा है, आगे चल के नया तनिष्क बन सकता है क्या, वो पॉसिबिलिटीज है। तो इस स्पेस में मेरा टॉप पिक यही रहेगा। और इसके पहले TCNS भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो अगर ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो आई थिंक सोने पे सुहागा रहेगा। और ये गोश्त फैशन टाइप्स जो छोटा मोटा मार्केट कैप है 5-6 हजार करोड़ का, वो मैं अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि आज आपको रैली मिल सकती है, कल आपको लोअर सर्किट भी मिल सकता है। ऐसा इस स्टॉक्स में कभी भी पॉसिबिलिटी है। चलिए, तो फंडामेंटल पॉसिबिलिटीज विवेक ने हमें गिनवाई गो फैशन और साथ ही ABFRL पर भी नजर रखें। न्यूज़ फ्लो है गो फैशन में 1244 के हमने दिन के उच्चतम स्तर देखे थे जो कि शुक्रवार के सेशन में थे, उन्हीं लेवल से घूमा है। लेकिन न्यूज़ फ्लो के चलते किस तरह के स्टांस आज बनेंगे इस पर नजर आएगी। हमारी टेक्निकल पैनल पर अब कुश बोहरा भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग कुश, नया हफ्ता है, नई शुरुआत कर रहे हैं, क्या इंडेक्स को खरीदेंगे आप, और साथ ही स्टॉक्स में फिर क्या खरीदारी की ही कॉल्स होंगी, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इन द न्यू वीक? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, आप सभी को, सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर राइट, लेट्स स्टार्ट द डे, द वीक ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ये बाय ऑन डिप्स की बात हम कर रहे थे, अब डिप मिल गया है, तो जब डिप मिल गया तो उसी बाय ऑन डिप्स की हम वेट कर रहे थे, राइट। सो लेट्स बाय ऑन डिप्स। हो सकता है कि आज जो हमें गैप अप मिल रहा है उसके चलते थोड़ा सा आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है शायद थोड़ा सा स्क्यू हो जाए। तो अगर आपको उसी थीम में कंटिन्यू रहते हुए बाय ऑन डिप्स के थोड़ा सा कहीं और आज के दिन डिप मिले तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। मेरे हिसाब से 18,500 18,450 के जो जोन्स हैं ये निफ्टी के लिए आज very strong resistance act करेंगे। If bank nifty is any indication then 20-day moving average respect होना चाहिए। So मेरे हिसाब से buying करके चलनी चाहिए। 18,700 का मेरा टारगेट है, 18,500 का मेरा स्टॉप लॉस है ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी सिमिलर व्यूज, 44,400 का एक फर्स्ट टारगेट है, 43,800 का स्टॉप लॉस। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इंडिसेज में लोअर लेवल्स पे बाइंग करके चलनी चाहिए। देखिए, इसका एक रीजन ये भी है कि FIIs की बाइंग चल रही है, लेकिन जिस दिन पे FIIs नहीं बाय कर रहे हैं DIIs आर मैचिंग देम एट एवरी स्टेप। तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट तो बिल्कुल इंडिसेज में। अब इसी के चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो उसमें भी काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन है। यहाँ पे 2 स्टॉक पिक्स है मेरे। पहला है चोलामंडलम फाइनेंस। स्टॉक एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, लेकिन हमने पिछले हफ्ते टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1080 एंड 1100 के 2 टारगेट्स के लिए बाय करें। 1055 ये स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक जो ज्यादातर डिस्कस नहीं होता है फ्रॉम द पावर स्पेस इज NLC इंडिया। ये स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में है। अगर मैं देखूं तो एंड ऑफ मार्च स्टार्टिंग अप्रैल से 70 रुपीज से जंप करते करते ये भी 100 तक आ चुका है। अच्छा खासा वॉल्यूम पिकअप है इसमें, मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप भी पॉजिटिव है। तो NLC इंडिया बाय कर सकते हैं 105 और 110 के टारगेट्स के लिए। 97 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ की आज की मॉर्निंग की सारी बाय कॉल्स हैं, बाय ऑन टिप्स करेंगे वो, ठीक है खुश। और भी सेक्टर्स आप स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक और स्पेस फार्मा स्पेस, और फार्मा स्पेस अब डिफेंसिव स्पेस की तरह काम नहीं करता, उसमें अच्छी खासी दिख रही है। कई सारे कंपनियों ने अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री में ये भी कहा है कि उनके US बिजनेस से उनको जो विजिबिलिटी है वो अच्छी दिख रही है और नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुआ है। फार्मा सेक्टर में कुछ एक्सपोर्ट फिगर के लिहाज से जो हमारे पास डेटा भी है उसे हमने कंपाइल किया तो देखा कि डिविस लैब, लॉरस लैब, ग्लैंड फार्मा, इनके लिए तो इनके एक्सपोर्ट फिगर्स वीक रहे हैं, लेकिन कहाँ स्ट्रॉन्ग रहे हैं? सिंजन, ल्यूपिन जैसे स्टॉक चले भी हैं। सन फार्मा के आंकड़े भी कमजोर रहे हैं, लेकिन सन फार्मा में एक अच्छी बॉयंसी पीछे के दिनों में थी। क्या इस डेटा को देखते हुए एक बार फार्मा स्पेस पे मितेश से व्यू समझता है? फार्मा स्पेस में आपने आई थिंक MNC को हाईलाइट किया था मितेश, पूरे ओवरऑल फार्मा स्पेस पे क्या व्यू बन रहा है सिस्टम और मेथड के हिसाब से आपका? आपने बहुत ही करेक्टली इसको पकड़ा है। MNC फार्मा तो है ही है, उसके साथ हमने 2 स्टॉक्स बताए थे जो डोमेस्टिक फार्मा के अंदर हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहला था उसमें सन फार्मा, जिसका आपने अभी जिक्र किया। वी आर ऑफ द व्यू के सन फार्मा के अंदर एक नई चाल जो है वो शुरू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया था 2015 में 1200 का,
उसके ऊपर जाने की पूरा दमखम रखता है। अगर आप ईयरली चार्ट देखें तो 1070 1080 जो है वहां पे डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 22 जो हाई था वो 1070.95 1070.95 था, और करंट पहले 6 महीने में जो हाई लगाया है वो है 1072.50। तो 1080 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं सप्लाई जोन की तरह एक्ट होता है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप क्वार्टरली और मंथली चार्ट पैटर्न को कंबाइन करें तो बुलिश नजरिया है। स्टॉक यही साल में अपना ऑल टाइम हाई नया बनाएगा 1200 को क्रॉस करके। तो सबसे पहला स्टॉक जो है हमारा वो ये है सन फार्मा। दूसरा जो है विद इन द सेम स्पेस वो सुवेन फार्मास्यूटिकल का है। सुवेन में भी अगर आप देखिए तो एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन चला है दिसंबर 2022 से, और बहुत ही नैरो रेंज में स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है। वो नैरो रेंज है में 500, नीचे में है 450। हमको लग रहा है ये रेंज का ब्रेकआउट होगा और स्टॉक वो जो है वो अपने नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। तो सुवेन फार्मा डोमेस्टिक फार्मा में हमारी एक दूसरी पसंद है। हमने रिकमेंड किया था क्लाइंट्स को 478 के ऊपर, अभी भाव वही चल रहा है, तो डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक्स हो सकता है। लेकिन सुवेन में भी एक बहुत बड़ी री रेटिंग होगी और ये कंसोलिडेशन जोन में से स्टॉक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। हमारा इनिशियल टारगेट इसके लिए 550 एंड 620 है। तो एमएनसी फार्मा के ऊपर तो हमारा बुलिश स्टांस है ही, लेकिन उसके साथ ही हमारा डोमेस्टिक फार्मा में पिकिंग ऑर्डर्स में सन फार्मा फॉलोड बाय सुवेन फार्मास्यूटिकल। तो वही फार्मा पे चैट मैं आपको एक बहुत ही शानदार बात बताऊंगा, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आईईसी में आईईएक्स में, आईसी तो हमारा इवेंट होता है जो भी होके रहा है, आईईएक्स जो स्टॉक है उसमें जोर का झटका लगा शेयर होल्डर्स को, ट्रेडर्स को, जिन्होंने सही टाइम पे शॉर्ट किया। हमने आपको सही टाइम पे बताया था तो पैसा बना। लेकिन एक फ्राइडे की जो फॉल आई है वो चाहे दूसरे या तीसरे दिन की लगातार फॉल थी प्रियंका, दूसरा दिन 2 दिन में 20-22% उतर गया। लेकिन विवेक, अगर आप आईएक्स को फॉलो कर रहे हैं, फ्राइडे को एक ब्लॉक डील लगी, भयंकर गिरावट में, वॉल्यूम बेस्ड फॉल था। जब मैंने डेटा देखा तो एक बार को मेरी आंखें जो है हैरान हो गई। हर्ष आनंद जैन जी ने 53 लाख शेयर ब्लॉक में उठाए। हर्ष आनंद जैन वही है, अभी कुछ दिन पहले आपने ET Now पर भी उनको निकुंज से बातचीत करते हुए देखा होगा। ड्रीम 11 के फाउंडर हैं, करीब $4-5 बिलियन की उनकी कंपनी है ड्रीम 11। हम ड्रीम 11 की साइड नहीं जा रहे हैं, अभी फोकस हम आईसी पे करेंगे, आईएक्स पे करेंगे, क्योंकि आईसी में आए थे वो एक्चुअली। हर्ष आए थे तो काफी चतुर इन्वेस्टर नजर आए। हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने वैल्यूएशन, बाजार के बारे में बातचीत की। तो एक समझ में आया कि भाई मैनेजमेंट बाजार समझते हैं, और अब उनकी ब्लॉक डील नजर आ रही है। आनंद जैन पिछले साइकिल के, पिछले दशकों के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रह चुके हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैकॉब वगैरह। लेकिन उनके बेटे ने ये ब्लॉक डील ली है। मैंने रिसर्च से डबल चेक किया अपनी कि भाई ये वही हर्ष आनंद जैन है क्या। तो उन्होंने कहा भाई हाँ, और वो भी उस समय पर जब आईएक्स के लिए बहुत सारे खतरे के बाद की बात की जा रही है। तो 53 लाख शेयर क्या समझ के ले रहे हैं? विवेक आप बताइए, आपने खबर देखी है? हालांकि आज ये अपने आईएक्स आ रहे हैं हमारे चैनल पे, हम वापस उनसे एक सफाई लेंगे इस मामले की। बहुत सारी ब्रोकरेज नोट्स भी आई हैं, आपने देखा है इसको? देखिए, देखा था मैंने ओवर द वीकेंड, लेकिन अजय ये आपके मतलब चैनल पे ET स्वदेश पे जब ये स्टॉक पे बात हुई थी, पर्टिकुलरली वो जो 10:30 से 11:30 वाला शो है, 200 के ऊपर जब था, तब से मैं इस पे एक नेगेटिव ओपिनियन दे रहा था कि बहुत ओवर वैल्यूएशन है, और अगर किसी को पावर सेक्टर मतलब ट्रेडिंग जो है अगर लेना हो तो इसके कॉम्पिटिटर्स जो है एक तरीके से तो इनका कॉम्पिटिटर BSE भी है, तो उसमें जाना चाहिए। और जो इनका मार्जिन है आज के दिन, वो भी मुझे अंडर प्रेशर ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतना करेक्शन होने के बाद 122 120 आने के बाद एक ठीक ठाक वैल्यूएशन है। इसके लिए किसी को लगा होगा कि जैन साहब को लगा होगा कि वैल्यूएशन ठीक है, यहाँ पे उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इससे अभी भी मैं दूर रहूंगा। कंफर्ट वो उतना नहीं है, और जब तक सही में एक्सचेंज में ये ट्रेडिंग पिकअप नहीं होए और थोड़ा मतलब प्राइजेस ऊपर नहीं जाता है पावर का, तब तक ये मुझे बहुत बड़ी रैली इसमें नहीं दिखती है, पहली चीज। दूसरी चीज, पावर डिमांड आगे चल के बहुत बड़ी होने वाली है। जो AC पेनिट्रेशन है, जो फ्रिज पेनिट्रेशन है, हर चीज में EV पेनिट्रेशन है, ये सारा जितना जैसे जैसे बढ़ेगा पावर सेक्टर अच्छा करेगा। तो डाउन साइड भी हो सकता है कि इसमें मिनिमल हो, तो एक न्यूट्रल सा ओपिनियन रहेगा मेरा।
मतलब मैं बाई नहीं करना चाहूंगा। हाँ, अगर कुछ फंडामेंटल चेंजेस दिखे आगे के, तो मार्केट में बोलते हैं ना, देयर इज नो परमानेंट लव, किसी से भी या एनिमी भी, तो मैं पक्का लेना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल अवॉइड रहेगा मेरी तरफ से। मिनिमल हो सकता है क्योंकि पावर डिमांड में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन कई सारी खबरों के चलते इस वक्त IEX के स्टॉक प्राइस पर अटकलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इन अटकलों पर काफी इंटरेस्ट अब बढ़ जाता है रिटेलर्स का, क्योंकि इस वक्त करे तो करे क्या। और इसका जवाब आपको आज 10:10 पर जब IEX का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, हम आपको ये जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। इस कॉन्वर्सेशन के लिए आप वॉच आउट कीजिए। लेकिन चलिए अब एक रुख करते हैं मुनाफे का फंडा सेगमेंट का भी। मुनाफे का फंडा में अपनी दमदार फंडामेंटल आइडियाज और कॉल्स लेकर हमारे साथ ICICI डायरेक्ट के पंकज पांडे जुड़ गए हैं। पंकज, ऑटो कंपोनेंट्स लगातार फोकस रडार पर है। आपकी मुनाफे का फंडा कॉल्स में से भी एक कॉल जो है वो इस ऑटो कंपोनेंट स्पेस से जुड़ी है, बताइए। जी बिल्कुल, थैंक्स फॉर हैविंग मी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ऑटो सेक्टर ओवरऑल मोमेंटम में काफी है एंड हमें लगता है कि आगे जाके जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं वो और बेटर करने वाली हैं एंड इंडिया में इंटरेस्ट रेट आउटलुक थोड़ा सॉफ्टन ही होगा आगे जाके। जो कंपनी मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो गेब्रियल इंडिया है, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 225 है। ये टॉप 10 लार्जेस्ट शॉक एब्जॉर्बर मैन्युफैक्चरर है एंड जो इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल है EV एग्नोस्टिक है एंड कंपनी ने टू व्हीलर में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, तो करीब 25 से 32% मार्केट शेयर लेके गए हैं एंड ओवरऑल कंपनी नए सेगमेंट में भी जा रहा है, तो जिसमें इनाल्फा करके एक सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली जो कि सनरूफ बनाता है, उसके साथ में जॉइंट वेंचर किया हुआ है। करीब 150 करोड़ का खर्चा करेंगे और करीब जो ओवरऑल कैपेसिटी होगी करीब 2 लाख की होगी, जो आगे जाके बढ़ा के करीब 4 लाख कर सकते हैं एंड उस पर जो एक रेवेन्यू पोटेंशियल है करीब 1000 करोड़ का निकल के आता है एंड ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल कंपनी की ठीक ठाक रही है। 7.2 7.3% का मार्जिन रहा है। आगे जाके हमें लगता है कि मार्जिन प्रोफाइल 8% होगी एंड इवन शॉक एब्जॉर्बर में भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं 2 व्हीलर में जाते हैं, 4 व्हीलर में जाते हैं, प्लस थोड़ा CV प्लस इवन रेलवेज में जैसे वंदे भारत ट्रेन है उसमें भी जाते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि ये सब की वजह से कंपनी की ग्रोथ रेट अच्छी रहने वाली है। तो टॉप लाइन ग्रोथ करीब हमने 10% डाली है एंड मार्जिन एक्सपेंशन होगा, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि जो उसकी बॉटम लाइन ग्रोथ है करीब 20% के हिसाब से रहेगी। कंपनी डेट फ्री है, रिटर्न रेशियोज काफी अट्रैक्टिव है, तो हमें लगता है कि ये कंपनी करंट लेवल से लेना चाहिए विद टारगेट प्राइस ऑफ 225। पंकज, आपने एक तो गैब्रियल में शानदार बात यह है कि आप आइस इंजन वाले गाड़ियां लें चाहे लें, शॉक एब्जॉर्बर सब में लगाएंगे ना। भारत की बढ़िया देशें जो रोड्स हैं हमारी, उसके चलते इस तरह की कंपनीज का तो काम होता ही रहता है, स्पेशली मॉनसून में और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आपने पंकज जो खबर देखी वीकेंड में आई कि टेस्ला जो है वो राजी हो गई है वेंडर बेस इंडिया में लगाने के लिए, जो हमारी सबसे बड़ी कंडीशन थी, जो गडकरी साहब ने कहा था कि वेलकम है टेस्ला, लेकिन कंडीशन ये कि आपको डोमेस्टिक वेंडर बेस रखना पड़ेगा। वो चाह रहे थे कि चाइना से और दुनिया भर से अपने पार्ट्स लेंगे। वो खबर देखी आपने, इससे भी काफी बूस्ट मिलेगा ऑटो एंसिलरी स्पेस को, नहीं? जी बिल्कुल, तो आई थिंक पूरा इकोसिस्टम सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को केटर करने के बजाय आई थिंक एक्सपोर्ट डिमांड को भी केटर करेगा। अच्छी चीज गैब्रियल के साथ में है कि जो भी आपके जो नए एज के 2 व्हीलर प्लेयर्स हैं, हीरो इलेक्ट्रिक है, एथर है, सभी को ये कंपनी सप्लाई करती है शॉक एब्जॉर्बर्स इंक्लूडिंग ओला। सो आई थिंक ये कंपनी काफी वेल प्लेस्ड है जो भी ट्रांजिशन हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर। ऑलराइट, और ठीक है पंकज, ये तो आपकी एक कॉल रही, दूसरी कॉल क्या होगी आपकी? देखिए, दूसरी कॉल मेरी मेटल सेक्टर में है। मेटल सेक्टर में अगर आप देखें तो थोड़ा उछल पुछल काफी रहता है, बिकॉज चाइना का अभी भी एक्सपोर्ट डेटा काफी एग्रेसिव निकल के आता है एंड उसकी वजह से एक फियर है कि ग्लोबल डंपिंग होगी। बट एक सेगमेंट है जो मेटल में हमें लगता है कि रिलेटिवली इम्यून रहने वाला है, वो जो आप स्टील बनाते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट के थ्रू, एंड जिसमें ग्रेफाइट इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर है, जहां पे इसका टारगेट प्राइस हमारा करीब 440 है। नाउ ये कंपनी का अब तक का लास्ट क्वार्टर तक का परफॉर्मेंस काफी सॉफ्ट रहा है, करीब इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था 55% के आसपास में था। बट चीजें हमें लगता है कि ग्लोबली चेंज हो रही है, जैसे कि यूएस में करीब 28 मिलियन टन का कैपेसिटी आ रहा है, जिसमें से
आई थिंक 8-9 मिलियन टन का कैपेसिटी ऑलरेडी आ चुका है और बाकी जो कैपेसिटी है वो अगले 2 साल में आ जाएगा। एंड चूंकि ये इस तरीके से जब आप स्टील प्रोड्यूस करते हैं तो एनवायरमेंटली थोड़ा फ्रेंडली होता है कंपेयर टू ब्लास्ट फर्नेस रूट, एंड क्योंकि इसकी वजह से हमें लगता है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में इसकी डिमांड थोड़ी बेटर रहेगी। अप टिल नाउ कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लोअर था बिकॉज जो भी एग्जिस्टिंग ग्लोबल प्लेयर्स थे उनके पास में इन्वेंट्री काफी पड़ी हुई थी, वो जो कि हमें लग रहा है धीरे धीरे खाली हो जाएगी। तो इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आगे जाके इम्प्रूव होगा। टॉप लाइन ग्रोथ करीब 5% होगी एंड बॉटम लाइन ग्रोथ आई थिंक हमें लगता है कि काफी एग्रेसिव रहेगी। ये कंपनी 500 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट कमाती थी लास्ट ईयर, इनका प्रॉफिट 200 करोड़ के नीचे चला गया था। आगे जाके हमें लगता है कि इसका जो प्रॉफिट है करीब 750 करोड़ के आसपास में रह सकता है एंड डेट फ्री कंपनी है। सो ओवरऑल हमें लगता है कि ये कंपनी यहाँ से थोड़ा प्राइस परफॉर्मेंस हमने जरूर देखा, बट आई थिंक इसके पोटेंशियल के हिसाब से अभी भी प्राइस परफॉर्मेंस आया नहीं है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी यहाँ से लेना चाहिए, डिस्पाइट कि हमारा मेटल में ओवरऑल जो व्यू है अभी भी न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है, बिकॉज हमें मालूम नहीं कि चाइना का डेटा कैसे पैन आउट होगा, बट ये कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स थोड़े बेटर निकल के आ रहे हैं। तो जहाँ इसीलिए हमें लगता है कि कंपनी अच्छा करना चाहिए विद टारगेट प्राइस ऑफ 440। बिल्कुल, ग्रेफाइट हो HEG हो दोनों 15-20% चल गए हैं पिछले 1 महीने में। बिल्कुल इसे भी रडार पे रखेंगे। शुक्रिया पंकज। गैब्रियल और ग्रेफाइट इंडिया ये 2 फंडामेंटल पिक्स हैं आज पंकज की। ठीक है, शुक्रिया आज समय देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और स्टॉक्स पूजा के साथ एक रिकैप भी ले लेते हैं। कई सारे स्टॉक्स वो एक्शन स्टॉक्स में लेके आएंगे और कुछ नए ऐड भी कर रहे हैं। पूजा बताएं कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले बात करते हैं गो फैशन की। एक ब्लॉक डील होने की संभावना है। गो फैशन में सिकोया कैपिटल ब्लॉक डील के जरिए 10% हिस्सेदारी बेचेगी, जिसका फ्लोर प्राइस जो है वो 1135 रुपये है, यानी कि शुक्रवार के बंद भाव से अगर देखेंगे तो 5% डिस्काउंट पर ये प्राइस तय हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी अब डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी ने समय से पहले अपने कर्ज का भुगतान कर लिया है, करीब 234 करोड़ की लंबी अवधि के कर्ज का भुगतान कर दिया है। जाइडस लाइफ साइंसेज को यूएसएफडीए की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अपने अल्सर की दवा के लिए रेगुलेटरी से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है, जिसके चलते स्टॉक पर भी नजर रखिए। इसके अलावा आज शिपिंग कंपनियां फोकस में रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की। कंपनी को ऑर्डर मिला है 300 करोड़ का। इंडियन नेवल शिप के अपग्रेडेशन के लिए ये ऑर्डर मिला। और इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी नजर रखिए। इस महीने सरकार कंपनी के नॉन कोर एसेट्स की लिस्टिंग करवा सकती है और लिस्टिंग के बाद निजीकरण के लिए भी बोलियां मंगवाएंगी। तो ये जो खबरें आ रही हैं इसके चलते शिपिंग कंपनियों पर भी आज फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए ये सारे स्टॉक्स की बात की करते हैं हम आगे चल के, लेकिन एक स्टॉक उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ है हमारे साथ, कुछ CMS इन्फो सिस्टम्स, ये वो स्टॉक है जिस पे लोगों ने बड़े सवालिया निशान उठाए थे कि साहब कैशलेस इकोनॉमी बन रही है, सब लोग UPI यूज़ करते हैं, कैश तो ख़त्म हो जाएगा सिस्टम से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसका जरा चार्ट देखिए 1 साल का डायरेक्टर साहब। और पिछले फ्राइडे को ब्लॉक डील हुई है और ये ब्लॉक डील में करीब 2 करोड़ शेयर 300 रुपये पे बदले हैं। किसने किसने लिए मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू क्वेस्ट आप जानते हैं, रवि धर्मसी आए दिन आते हैं 89 पे, बड़ा फंड है। SBI म्यूचुअल फंड, IFL फोकस्ड इक्विटी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, सारे दिग्गजों ने ये स्टॉक लिया है। 2 करोड़ शेयर पूरे एब्जॉर्ब हो गए। इसका चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने का, जरा चार्ट्स पे देख के बताइए। कुछ यहाँ से अगर फ्राइडे को हम भी ब्लॉक के साथ पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो क्या आगे लेवल्स ऊपर बन सकते हैं? सो अजय, एक बार के लिए अगर मैं फ्राइडे के एक्शन को इग्नोर कर लूं फॉर जस्ट फॉर वंस, जस्ट फॉर डिस्कशन सेक, तो देखिए अच्छा खासा एक हमें बॉटम बनते हुए देखा था। इनफैक्ट डबल बॉटम हमें बनते हुए देखा है करीब 270 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिवाइवल भी दिया है। सो मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर किसी ने ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया है तो क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि जिन लेवल से स्टॉक नीचे स्लिप हुआ था, विच इज अराउंड 335 के आसपास, स्टॉक बहुत ही जल्द उन लेवल्स के आसपास फिर से आते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर आप बाय कर रहे हो और इंटरमीडिएट टारगेट्स चाहें तो 320 ये आपके लिए एक पहला टारगेट होगा, 335 ये दूसरा टारगेट होगा। इनकेस आपने फ्राइडे को पार्टिसिपेट नहीं किया तब भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की बिल्कुल जगह है, तो फ्रेश एंट्री ले। तो 295 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस लेके चले। टारगेट आपके लिए वही 320 और 335 के रहेंगे। स्टॉक कुछ मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को भी, आपसे हमने फ्राइडे के 8 से 9 में डिस्कस किया था RPG लाइफ, आपको याद है?
क्या चला है फ्राइडे को? आरपीजी लाइफ 13%। स्क्रीन बता रहा था इसमें कुछ हो रहा है, और कुछ ने इसके ऊपर सहमति डाल के टारगेट्स बताए। फ्राइडे को 12% ऊपर बंद हुआ है और वॉल्यूम बैक मूव था। एक बार आप इस पर अपडेट लेना चाहेंगे, उसके बाद हम शिवांगी को भी शामिल करेंगे अपनी बातचीत में। अजय बिल्कुल जी हाँ, देखिए अगर हम देखें तो मे बी कह सकते हैं कि थोड़ा ऑफ हाइज क्लोज हुआ है डिस्पाइट अ 12% राइज। 964 965 के हाइज थे, लेकिन मेरे लिए इसमें अभी भी पॉजिटिव बात यह है कि 900 का जो इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, 890 900 के जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थे उसके ऊपर क्लोज हुआ है। किसी ने फ्राइडे का शो सुन के लिया हो, मैं कहूंगा डेफिनेटली इसमें बने रहें। अभी भी यहाँ पे अपसाइड अच्छी खासी बाकी है। 960 जो उसका हाई है, नियर टर्म हाई 965 रादर, ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा। 1000 ये आपके लिए एज अ सेकंड टारगेट एक्ट करेगा। अगर मिस भी कर गए हो तो थोड़ा सा डिप का वेट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा रन अप है, लेकिन मेरे हिसाब से मोमेंटम जिस तरह से बना हुआ है, इसमें अभी भी बाइंग फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है। और जैसा मैंने कहा, एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल ही बने रहें। चलिए, आरपीजी लाइफ जो जबरदस्त एक्शन हमने फ्राइडे सेशन में देखा है, उस एक्शन पर बात तब भी की थी, और वहां से अगर आपने पोजीशंस ली हैं इंटैक्ट रखे 960 टारगेट्स भी यहाँ नजर आ सकते हैं। हमारी टेक्निकल पैनल पर शिवांगी शारदा भी जुड़ी हैं। शिवांगी, वी आर कमिंग टू यू आपके ट्रेडिंग आइडियाज के लिए, लेकिन उससे पहले निकुंज ने आज सुबह जब बाजार पर अपना रुख हमारे सामने रखा तो उनका ये कहना था कि बाजार में इस वक्त जो है सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, मंदी की कोई आशंका नहीं दिख रही है, सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में काम करना चाहिए और निवेशकों को खास तौर से हीरो मोटोकॉर्प जैसे ब्रांड परफॉर्मेंस पर नजर रखनी चाहिए। नेट फ्लो नेगेटिव पैसा निकलने का मतलब होता है कि नेगेटिव नंबर है, यहाँ नंबर पॉजिटिव है। अब आप बात कर रहे हैं कि कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट इज द फ्लो मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और इज इट कॉन्ट्रैक्टिंग। और कॉन्ट्रैक्शन भी कितना हुआ है, अगर आप देखिए तो 16-17 हज़ार का जो पीक था, कितना फिगर था SIP का, शायद 14,500 था, 14.5 था, और उसके ऊपर तो 14,500 यानी करीब करीब $2 बिलियन के आसपास, मतलब $1.5 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा। $1.5 बिलियन आपको के थ्रू आता है, और इस समय FI का आपको $1.5 से $2 बिलियन आ रहा है। तो वी आर लुकिंग एट अ नेट इनफ्लो बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑफ अबाउट $3 to $4 बिलियन, और $3 to $4 बिलियन उस समय आ रहा है जब मार्केट के अंदर कोई बड़ा QIP नहीं है, कोई बड़ा IPO नहीं है, कोई बड़ी फंड रेजिंग नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से मार्केट कब अटकेगा, जब मार्केट के अंदर कोई बड़ा IPO मार्केट के अंदर एक्टिविटी होती है, या फिर कोई बहुत बड़ा QIP आता है, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल इवेंट आता है। इन तीनों फैक्टर्स को अगर मैं हटा दूँ तो डायरेक्शनली मार्केट में मुझे मंदी नहीं लगती है। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा होती रहेगी, हो सकता है निफ्टी गिरे बढ़े, मगर गिरने से पहले भी मुझे लगता है पहले ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो शॉर्ट टर्म यह लगता है। मीडियम टर्म में जो ट्रिगर मुझे लगता है वह रहेगा कि कोई बड़े इश्यूज आने वाले हैं। हमें समझ में आ रहा है कि बड़े इश्यूज की तैयारी हो रही है, तो वह टर्निंग पॉइंट होगा। जब बड़े इश्यूज आएंगे मार्केट के अंदर हमेशा ही आउटफ्लो होता है। मार्केट अगर फ्लोज पे चल रहा है और फ्लोज अभी सेकेंडरी मार्केट में ही आ रहे हैं बिकॉज कोई बड़ा इशू नहीं है, तो मुझे चिंता नहीं दिखती। मुझे हीरो मोटरकॉर्प की पोजीशन वैसी ही दिख रही है जैसी ITC की किसी ज़माने में थी। एवरीबडी नोज द कंपनी बट नोबडी ओन्स द कंपनी। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द ब्रांड एंड द कैश फ्लो दे आर जनरेटिंग, बट पीपल आर इग्नोरिंग इट। हमने देखा कि लास्ट ईयर किस प्रकार से महिंद्रा और TVS मोटर के अंदर गिरावट आई, के उछाल आया था। मुझे लगता है हीरो मोटरकॉर्प के अंदर पोजीशनिंग अच्छी हो रही है। दूसरा, EV को लेकर के जो एक मार्केट में उत्साह हुआ था वह भी थोड़ा धीमा सा हो रहा है। रूरल इकॉनमी भी इस समय ठीक ठाक चल रही है। मेरा मानना है अजय कि हीरो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इस ब्रांड के पावर को नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता है। चले, तो निकुंज क्लियरली कह रहे हैं कि जैसे ITC में उन्हें मूव दिखती थी, हीरो मोटोकॉर्प में यानी एक बड़ा मूव अब भी पॉसिबल है। इतनी चलना शुरू हो गया स्टॉक, इस पर जरूर आप रडार पे रखें। लेकिन आज एक और स्टॉक पे खबर, क्या खबर है शरद हम तक लेकर आए हैं, खास स्टॉक है उनके पास, समझते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, श्याम मेटालिक्स जो है फोकस में रहने वाला, और ये कंपनी में जो है हमारे सूत्र के हिसाब से
डील एक्सपेक्ट हो सकते हैं इस महीने में। अब यहाँ पे प्रमोटर्स जो है अपनी स्टेक बिकवाली करने वाले हैं। प्रमोटर्स का लगभग 88.35% स्टेक है कंपनी में, जिसका वैल्यू जो है लगभग 7,150 करोड़ में आता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेलिंग हो रही है ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के लिए हो रही है। याद रखिए 2021 में कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी भी 12 महीना बाकी है जहाँ पे प्रमोटर्स जो अपनी स्टेक को जो है पेयर कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। और हमारी बातचीत डीलर सर्कल्स में भी जहाँ पे पता चला कि HNI में जो बाइंग लेवल्स पे जो है अभी करंट लेवल्स पे जो है इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने भी कंपनी को जो ईमेल क्वेरी भी भेजा था। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्टॉक जो है मार्च लो से लगभग 25% का जो है ग्रोथ ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दे दी है। और जो आगे के ट्रिगर्स होते हैं कंपनी के उस पर फोकस करें तो यहाँ पे मार्जिन्स में एक इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकती है, क्योंकि जो थर्मल कोल की कॉस्ट है उसमें जो है पीक ऑफ देखने मिला है और रैंप अप एक हो रही है स्टेनलेस स्टील कैपेसिटी में। अब याद रखिए जो पूरे इंडस्ट्री में इस कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट ROCs और ROEs है, जो 13 से लेकर 15% तक रेंज करता है, ब्रोकरेजेस ने कहा है। और आगे जाते हुए मैनेजमेंट भी कह रहे कि वो फोकस करने वाले नीश, हाई मार्जिन और हाई रिटर्न सेगमेंट्स पे। HNIs की दिलचस्पी और प्रमोटर्स की इस वक्त अगर आप स्टेक की बात करें 88%। श्याम मेटालिक्स फोकस में रहेगा। क्या खबर है इस सेगमेंट में, खास स्टॉक आपके लिए। लेकिन हमारे साथ शिवांगी शारदा भी है। गुड मॉर्निंग शिवांगी, स्ट्रेट टू योर टेक्निकल पिक्स, बताइए स्टॉक्स कौन से हैं? जी गुड मॉर्निंग सभी को। तो मेरा पहला पिक है रडार पे, वो है अपोलो टायर्स। हमने देखा है कि ऑटो स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है और अब जो है ऑटो एंसिलरी में जो है वो ही मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि खरीदारी करें हम। काफी शानदार रूप से 7.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में फ्राइडे के सेशन में, और अपने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकल रहा है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। 220 और फिर 225 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे। 420 और 425 के माफी चाहती हूँ, और 400 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा BEL। ये पूरे ही स्पेस में हमने देखा है कि काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने काफी हफ्तों से हायर हाइज हायर लोस बना रहा है वीकली फ्रेम में, और डेली फ्रेम में भी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। काफी अच्छी तरह से सपोर्ट्स पे बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 125 तक के लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे 118 के स्टॉप लॉस को बनाते हुए। शिवांगी, ये टाटा मोटर्स के ऊपर एक बार चार्ट चेक करके बताएं। 570 के करीब आ गया है, स्ट्रीट डिवाइडेड है वैल्यूएशन को लेके, दोनों तरफ के भाव आ रहे हैं, 600-700 के ऊपर के भी आ रहे हैं, 450 का भी आ रहा है। चार्ट क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल। मोटर्स की हम बात करें तो हमने देखा है कि मंथली फ्रेम में ये स्टॉक ने 3 महीनों से कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म किया है। काफी शानदार रूप से टेक्निकली भी प्लेस्ड है, और जिस तरह से हमने बाइंग देखी है, एक अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है काफी स्ट्रांगली। 590 का एक इमीडिएट लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिख रहा है, 555 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। ठीक है, ऑलराइट। टाटा मोटर्स पर ये बात तो ठीक है, ऊपर के 750 के भी टारगेट्स हैं, लेकिन यू व्यू दे रही थी हमें शिवांगी भी। आज देखना होगा कि मार्केट किस तरह से खुलती है, क्योंकि SGX निफ्टी तो आपको इंडिकेट कर रहा था, पर SGX निफ्टी की आजकल रेलेवेंस होती कितनी है वो देखना होगा। कि फ्राइडे को जिस तरह से हम जिस क्लोज के साथ गए थे, क्या हम ऊपर की कॉल्स पे आपको प्रेशर दिख रहा था, क्या निफ्टी पे भी आपको एक रिबॉइंसी, आपको रिकवरी दिखती है? क्योंकि बैंक निफ्टी पे तो आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। देखते हैं मार्केट खुलते ही लेवल्स जो सामने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 18,600 के पार वक्त हम देख रहे हैं बाजार खुलता हुआ नजर आ रहा है। 62,738 के लेवल्स पर सेंसेक्स आप देखेंगे। ऑफ कोर्स 18,600 जिस लेवल की लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि टफ रेजिस्टेंस के तौर पर ये काम कर रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छी ओपनिंग 44,000 के पार इस वक्त नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन आपके स्क्रीन पर, एडवांसेस का पलड़ा जो है इस वक्त भारी डिक्लाइन के सामने बिल्कुल नजर आ रहा है। स्टॉक्स में मेजर कंट्रीब्यूशन कहां से है? IT स्पेस से इन्फोसिस के चार्ट जो हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए इस वक्त आप देखेंगे। इसके साथ ही ITC लगातार, आज सुबह ITC का जिक्र भी हमने किया था, और ITC के स्टॉक प्राइस में इस वक्त आप देखिए करीब आधे % तक की तेजी नजर आती हुई। HDFC ट्विंस में भी अच्छी मजबूती, और टाटा मोटर्स एक खबर आती हुई TVS मोटर पर भी नजर रहेगी। टाटा मोटर्स जो है इसमें भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करें, अच्छा एक्शन आज नजर आ रहा है हर सेक्टर हर पॉकेट में। सिर्फ फार्मा और एनर्जी स्पेस को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त
परफॉर्म करता हुआ। ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छा एक्शन है। आईटी, मेटल, एफएमसीजी की हम लगातार बात करें कि कंजम्पशन थीम पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार में पॉजिटिवली प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। खबरों के दम पर आज एक्शन कहां पर नजर आ रहे हैं? जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आप देखेंगे, इसमें ऑटोमोबाइल स्पेस तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्रूड में लगातार जो गिरावट है उसका इंपैक्ट क्या पेंट स्टॉक्स पर पड़ रहा है, क्या सीमेंट पर पड़ रहा है, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। टायर स्टॉक्स पर भी एक बार नजर रखेंगे। जेके टायर, अपोलो टायर के चार्ट्स क्या बयां कर रहे हैं? गो फैशन में सिक्वोया कैपिटल की ब्लॉक डील के जरिए जो हिस्सेदारी बेचने की खबर है उसका इंपैक्ट आता हुआ गो फैशन के चार्ट्स पर ऑलमोस्ट हम देखें करीब 5% तक की गिरावट के साथ। इसके अलावा स्टील पैक पर भी नजर रखें, क्योंकि स्टील कंपनियों पर आज अगर देखें कीमतों में करीब 3,250 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की खबर आती हुई दिख रही है। मेटल पैक के चार्ट्स आप टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये सारे के सारे स्टॉक में एक पॉजिटिव अप मूव इस वक्त तो नजर आता हुआ। तो क्लियरली और इनफैक्ट पावर डिमांड में जो बढ़ोतरी क्विकली पावर स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। बाजार की शुरुआत जो है पॉजिटिव होती हुई, इस बीच गो फैशन में करीब 57 लाख शेयरों के सौदे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। 5% के मूव जो है वहां पर भी एक बार इंपैक्ट आता हुआ। क्विकली मिड कैप काउंटर्स को भी देख लेते हैं। मिड कैप स्पेस में शुरुआत जो है ठीक ठाक होती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स वाइज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करेंगे, मिड कैप स्पेस जो है वो रिएक्ट करता हुआ इस वक्त मिड कैप में टीवीएस मोटर, इनफैक्ट अजय आज हम बात भी कर रहे थे, यहाँ पर जो खबर आई है एडिशनल 25% स्टेक स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में जो खरीदने जा रही है, उसके बाद एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है। टीवीएस मोटर टॉप परफॉर्मर। जी हाँ, टीवीएस मोटर्स का वैल्यूएशन जो है अब कुछ लोग क्वेश्चन करने लगे हैं, लेकिन ईवी के एरिया में जो ये काम कर रहे हैं वो बाजार को बहुत पसंद आ रहा है। आईएक्स को देखिए, मिड कैप में 2% ऊपर खुला है आईएक्स। उसके अंदर बड़ी जबरदस्त फॉल आई थी थर्सडे को और फ्राइडे को, और अब इसके अंदर यूबीएस का नोट भी आया है कि शायद कंसर्न्स ओवरडन है, मैनेजमेंट भी आएंगे। चलते हैं आगे और हम एक बार एक राउंड लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स का अपने सारे पैनलिस्ट का। शिवांगी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। जिस हिसाब से बाजार 44,000 बैंक निफ्टी पे कायम है, 18,600 निफ्टी पे कायम है, किस तरह के ट्रेड्स आपके नजर आ रहे हैं रेडार पे? कोई फ्रेश ट्रेड? जी बिल्कुल, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी भी अपने एक पिछले दिन के दायरे में कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे 18,676 का एक जो लेवल है, जो पिछले दिन का हाई भी था, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल एक्ट करेगा। उसके ऊपर अगर वो होल्ड करता है इंडेक्स, तो यहाँ पे बाइंग जो है स्ट्रैटेजी अपनाने की राय रहेगी। और अगर नहीं होल्ड कर पाता है तो थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि डाउन साइड ज्यादा नहीं है, सपोर्ट्स काफी इंटैक्ट है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा आउट परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन जो जिस तरह से ओपनिंग हुई है काफी कंसोलिडेटिव मूव नजर आ रहा है, और ये भी अपने पिछले दिन के हाई को नहीं क्रॉस किया है। तो यहाँ पे नजर रखेंगे 4044 के लेवल को। ये अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे भी बाइंग की स्ट्रैटेजी जो है अपनाने के लिए राय रहेगी। कुछ तो अच्छा, एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे है काफी समय से, वो है कजारिया सिरामिक्स। अगेन स्टॉक में हल्का सा हमने प्रॉफिट बुकिंग का राउंड आते हुए देखा था 12-20 के जो जोन्स है यहाँ तक, विच इज आल्सो 20 डीएमए, लेकिन वहां से स्टॉक रिबाउंड कर रहा है, जो इसका अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है इसे कंटिन्यू कर रहा है। सो कजारिया सिरामिक्स मुझे लग रहा है आज के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 1245, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट जो है ये आपके लिए 1300 का होगा, दूसरा टारगेट जो है ये 1330 का रहेगा। आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मितेश, कोई ओपनिंग ट्रेड जो आपके सिस्टम मेथड थ्रो अप कर रहा है? डेल्टा कॉप के ऊपर एक बहुत ही अच्छी रीडिंग हुई है आवरली और वीकली चार्ट के आवरली और डेली चार्ट के हिसाब से, और आई थिंक रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो 240 के स्टॉप लॉस से डेल्टा कॉप के लिए पोजिशनल कॉल रहेगा। हमारे हिसाब से अगले एक महीने में, 15 दिन से एक महीने में 275 और 290 के टारगेट्स आने चाहिए। तो हमें लग रहा है कि डेल्टा कॉप के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग अभी चल रही है। ओके, ठीक है। डिविस लैब जैसे काउंटर्स जो लग भी रहते हैं फार्मा में, जहाँ एक्सपोर्ट फिगर्स थोड़े से सबड्यूड आए हैं, वहाँ पर इंपैक्ट होगा। डिविस जैसे स्टॉक्स में आपको रिएक्शन भी दिख रहा है, लेकिन एनर्जी बास्केट में रिलायंस, ओएनजीसी, इन पर आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दिख रहा। जो एनर्जी बास्केट पे जेपी मॉर्गन का भी एक व्यू आया था, थोड़े प्रेशर में है। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी आप देखें जिस लेवल पे खुला था
वहाँ से अब फर्दर थोड़ा सा स्लिप भी हुआ है, लगभग 30-40 पॉइंट नीचे की तरफ, इनफैक्ट बढ़ा है 60 रुपए नीचे। और लेकिन 18,500 बड़ा लेवल है निफ्टी पर, वो कितनी देर तक होल्ड होता है ये वॉच करना होगा। अगर आज निफ्टी 18,500 के नीचे जाता है, जो एक सपोर्ट भी बात की जा रही है, तो क्या कुछ समय के लिए हम नीचे रह सकते हैं? नीचे की लेवल्स कहाँ तक खुल सकती है रेंज? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा रैली मिला है और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रेशर में देखने को मिल रही है हायर ज़ोन्स पे, कंसोलिडेशन और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ रूल आउट नहीं हो सकता। तो नीचे अगर 18,500 अगर टूटता है तो वहाँ पे हम 18,442 और फिर 18,350 तक का एक लेवल्स जो है वो देखने को मिल जाएँगे। पर यहाँ पे जो ये डिक्लाइन्स है उसमें यूटिलाइज़ करें बाइंग के लिए। मैक्रोटेक डेवलपर्स को देखिए, 616 का भाव हो गया, ये एक्चुअली 1200 प्लस हो गया है। अगर आप देखें 800 वाला 1200, ये स्प्लिट है इसमें, करेक्ट, ये बताना जरूरी है, नहीं तो 800 का भाव तो अभी 2-3 महीने पहले था, करेक्ट, 1000 प्री स्प्लिट, करेक्ट, और अब ये 600 के ऊपर हो गया है। आप देख रहे हैं कितनी स्पीड में। डॉक्टर साहब जरा 6 महीने का चार्ट लेके आइए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में लार्ज कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लेकिन स्टॉक में बहुत तबीयत से बाइंग हो रही है। ये देखिए नीचे में, हाँ एडजस्टेड है 360 वाला, ये वही प्री अगर आप देखें तो 800 के करीब वाला इस समय 1200 रुपये हो गया। विवेक, रियल एस्टेट में मैक्रोटेक कैसा दिखता है आपको वैल्यूएशन वाइज, या कोई और? अगर रियल एस्टेट खेलना है, अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, किसमें लें? अजय, रियल एस्टेट ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैक्रोटेक मतलब जिस हिसाब से रैली दिया आज, ये 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली स्ट्रेच लग रहा है। लेकिन ओवरऑल स्पेस मुझे लग रहा है कि यहाँ से और ग्रोथ पोटेंशियल दिखाएगा। और अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज आप थोड़ा सा नीचे जाओ तो मुझे लगता है कि डीएलएफ एक अच्छा बेट हो सकता है एज ए ऑल्टरनेट, क्योंकि डीएलएफ में भी वो सब पॉजिटिव चल रहा है अभी जो होना चाहिए, और डेट कम करते जा रहे हैं वो लोग। जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहा है वो मतलब चाहे 800 करोड़ का हो चाहे 1800 करोड़ का हो, एक ही दिखता है। तो ओवरऑल स्पेस बहुत बढ़िया, और डीएलएफ लग रहा है कि यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। एक और जेटीएल इंडस्ट्रीज करके स्टॉक है, बीएसई पर है, आज उसकी एनएससी लिस्टिंग है। मैनेजमेंट ने एनालिस्ट मीट भी रखी है, बात भी करेंगे। जेटीएल इंफ्रा 350 का भाव है। मितेश, आपको चेक करेंगे, ये पहले बीएसई पे था, अब ये एनएससी पे भी आज लिस्ट हो रहा है, 350 का भाव है। तो देखिए, जहां तक स्टॉक की बात है, बीएसई के ऊपर जो लिस्टिंग है वहां पे अजय जी ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। ऑल टाइम हाई उसका है 372.70, स्टॉक 335 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम देखें तो कंसोलिडेशन जोन में से स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा हल्का सा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 355 टू 360। अगर वीकली चार्ट के ऊपर इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा, और अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद स्टॉक विल एंटर इनटू अ ट्रेडिंग जोन ऑफ 400 टू 450। डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है, करंट लेवल के ऊपर बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। बाय रिकमेंडेशन जेटीएल मजबूती, और यहाँ से भी मजबूती के साइंस नजर आते हुए। कुछ टीवीएस मोटर मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग है। इनफैक्ट खबर है एडिशनल स्टेक 25% का स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में टीवीएस मोटर की जो आर्म है वो खरीद रही है, और इस खबर के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट तो है ही, और इसके ऊपर मक्वारी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी है। आउट परफॉर्म की राय 1418 के टारगेट्स। आप क्या टारगेट्स देखते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इसमें आप पोजिशनली भी बने रहें, बिकॉज जो इसका अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है ये कहीं भी थमते हुए नहीं नजर आया है। आई मीन एट बेस्ट इट्स द 20 डे मूविंग एवरेज, जहां तक ये स्टॉक स्लिप होता है और फिर वहां से रिवाइवल दिखाता है। सो मेरे हिसाब से बिल्कुल पोजिशनल प्ले लेना चाहें तो आई वोंट बी सरप्राइज दैट 1458 1500 के जो लेवल्स हैं ये भी इसमें आपको इनफैक्ट हो सकता है सूनर देन लेटर देखने मिले। तो डेफिनेटली इसमें बने रहें, एग्जिस्टिंग पोजिशन हो तो भी, और नई पोजिशन लेना चाहें तब भी यहाँ पे आप बाइंग करते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक अच्छे खासे अपवर्ड मोमेंटम में है और हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ये आप लेके चल सकते हैं 1335 का, एंड जो टारगेट्स हैं ये 1425 और 1475 के लेके चले। क्वांटिटी मैं शायद थोड़ी सी कम ही रखूंगा एज ए सेड, बिकॉज द स्टॉक इज ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ बिट। बट हाँ, अगर पार्टिसिपेट करना ही है देन दी ओनली ट्रेजेक्टरी और दी ओनली ट्रेड इन दिस इज अप। ठीक है शिवांगी, पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स एग्रोकेमिकल स्पेस से पीआई इंडस्ट्रीज, क्या यहाँ पर चार्ट्स जो है वो मोमेंटम बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले 5 सेशंस में हमने जो मूव नहीं देखी, आज हम देख रहे हैं 3% तक की तेजी, 3727 के लेवल्स।
जी बिल्कुल, ये पूरा स्पेस अब मोमेंटम में नज़र आते हुए दिखेगा। इनफैक्ट इस स्पेस में काफ़ी मिड कैप नाम भी है जो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्ट अप होते हुए दिख रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज़ के लेवल्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ने मूव किया है। एक अच्छा ट्रेजेक्टरी दिखाया है स्टॉक ने और काफ़ी पॉजिटिव भी लग रहा है। यहाँ पे 3880 तक के लक्ष्य जो है उसके लिए वेट कर सकते हैं हम और 3650 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ब्यूरा आईईएक्स देखें 2% तेज है, यानी अब 20-22% के बाद गिरने के बाद अब थोड़ी रिकवरी शुरू हुई है। 2% की ये मूव आईईएक्स में है। उसके अलावा जो एक और स्पेस, अभी एनर्जी स्पेस से हम बात कर रहे थे, ऑयल प्रोड्यूसर्स को तो नहीं, ऑयल रिफाइनर्स हो, चाहे एचपीसीएल हो चाहे बीपीसीएल हो, वहाँ दोनों जगह पर मूव है क्योंकि ये बात हो रही है कि इतनी जल्दी भी प्राइस कट नहीं लेंगी ये ओएमसीज। शिवांगी, एक बार आप व्यू देंगी आईईएक्स पर ये रिकवरी क्योंकि बड़ा गैप तो आ गया 20-22% का, लेकिन अब ये 2-2.5%, 1.5-2% की जो रिकवरी अभी प्ले हुई है, क्या आज दिन में कोई अगर इसे इंट्राडे के लिए ले तो क्या और ऊपर के लेवल दिख सकते हैं, रेंज कवर कर सकता है? जी, आईएक्स की बात करें तो इसका जो अपसाइड है वो थोड़ा कैप नजर आ रहा है। जरूर इसने यहाँ पे पिछले दिन के एक डाउन टिक के बाद आज थोड़ा सा रिकवरी है, पर यहाँ पे मोमेंटम जो है वो लॉस दिख रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे मुझे 128 तक के लेवल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, ज्यादा नहीं है, कैप्ड है और 123 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। नहीं खरीदने की सलाह दे रही हैं। कुछ ओएमसीज पर इम्पैक्ट पड़ा है इसका? ये एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों में ट्रेड है। आई नो ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल मूव नहीं होती, पर अगर स्पेशली इंट्राडे के लिए या बहुत बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कोई लेना चाहे तो क्या ओएमसीज पर व्यू रहेगा आपका बाय का? मैं कहूँगा प्रियंका, इसमें अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का ही मोड रहेगा एंड द रीजन बीइंग कि देखिए अभी भी स्टॉक में जो मोमेंटम आया है, फ्राइडे का हाई है उसको भी अभी तक टेक आउट नहीं कर पाया है। तो जब तक वो नहीं होता शायद ये थोड़ा सा फिजल आउट वाली रैली हो सकती है। सो एचपीसीएल की अगर बात करें तो 270 का जो एक नंबर है ये मेरे लिए क्रिटिकल है। इसको अगर टेक आउट करता है तब मैं इस हालांकि थोड़ा सा ऊपर ही है, बट मैं तब भी इसमें बाय करने के लिए कीन रहूंगा। वहां पे मेरे लिए 276 और 280 के जो लेवल्स हैं ये एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। बट जब तक वो हाई नहीं टेक आउट होता, शायद हो सकता है कि मोमेंटम आपको लैक होता हुआ दिखे। थर्सडे फ्राइडे के दिन के जो डाउनवर्ड मूव्स थे उनको पहले एक बार कवर कर लें, फिर हम और अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। अगर आप कहें तो कंडीशनल बाय इसे ट्रीट कर सकते हैं। 270 के ऊपर आप एचपीसीएल में बाइंग कर सकते हैं। दबाव वाले स्टॉक्स के बारे में बात करें तो बाजार में अच्छा खासा दबाव रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रहा है। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स इंडसइंड आईसीआईसीआई दोनों लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं और वहां भी दबाव दे रहे हैं। आरआईएल 2475 काफी लैकलस्टर ट्रेड है यहां पे। एक बार को 2200 वाला 2500 हुआ, उसके बाद साइडवेज हो गया। मितेश, इसमें ट्रेड बनेगा क्या? क्या लेवल्स देखने चाहिए या हाथ नहीं डालना चाहिए अभी? रिलायंस इंडस्ट्री पर से पिछले 5 या 6 दिन से कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन हमारे हिसाब से डेफिनेटली इसमें हाथ डालना चाहिए और ट्रेड तभी बनेगा जब 2540 2540 उसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अभी स्टॉक अजय जी जो है वो एक रेंज बाउंड में ट्रेड करता है, तो नीचे में सपोर्ट ले रहा है अराउंड 2450, ऊपर में रेजिस्टेंस है 2540। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली अंडरटोन पॉजिटिव है, जिस हिसाब से क्वार्टरली और मंथली चार्ट पैटर्न एडवोकेट कर रहा है। बहुत ही बड़ी तेजी ऑन द कार्ड है। हमने पहले भी बहुत एग्रेसिव टारगेट रिलायंस में दिए हुए हैं, तो हमारे हिसाब से 2540 जैसे ही क्रॉस होता है उस पर डेफिनेटली ट्रेड बनेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2451 और उसके बाद उसका पहला जो रेजिस्टेंस आता है वो है 2600 का, फॉलोड बाय 2700। तो डेफिनेटली वेट फॉर सम टाइम। 2450 जैसे ही क्रॉस होता है इसमें डेफिनेटली बाय का ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, ये तो रिलायंस की बात हो गई। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर आज थोड़ी बाइंग आ रही है। आपको बताया था पिछले हफ्ते नैस्डैक में भी बड़ा ब्रेकआउट है और इंडियन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स काफ़ी पिट गए थे। आप देखिए टीसीएस डेज हाई पे, इन्फोसिस डेज हाई पे और टेक महिंद्रा भी। प्रशांत, क्या टेक महिंद्रा से याद आया, सीपी गुरनानी जी का आपने ट्वीट देखा था? सैम ऑल्टमैन के ट्वीट के ऊपर रिप्लाई कर रहे थे। अपेरेंटली ऑल्टमैन जी ने कुछ कमेंट्री दे दी है कि इंडियन कंपनी चैट जीपीटी जैसी कंपनी को शायद टक्कर नहीं दे पाएगी। ऐसा कुछ बोला, होपलेस, आई एम नॉट श्योर, मिसकोट नहीं करना चाहता, बट इस तरह की कुछ कमेंट्री आई। तो उन्होंने ट्वीट के ऊपर रिप्लाई किया गुरनानी जी ने, फ्रॉम वन सीईओ टू द अदर,
चैलेंज एक्सेप्टेड। ओह माय गॉड, यानी टेक महिंद्रा शायद कुछ ओपन एआई का चैलेंज हाँ हुआ। एग्जैक्टली। नाइस। देखिए स्टॉक डेज हाई पे। प्रशांत, टेक्नोलॉजी में कहाँ ट्रेड है? अजय जी मुझे लग रहा है फ्रंट लाइनर्स को छोड़ दीजिए आउट ऑफ रडार, बट बिरला सॉफ्ट करीबन 335 मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लेवल पे है। मिड कैप आईटीज ओवरऑल स्पेस लुक्स वेरी गुड। तो अगर मैं बिरला सॉफ्ट की बात करूं, यहाँ पे 325 के स्टॉप लॉस से आप चाहे पोजिशनली 320 से भी ले सकते हो स्पॉट में, और मुझे लग रहा है ये करीबन 355 से लेके 360 इस जोन तक बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। तो ये जो डिप आई है इसमें हम खरीदारी के शुरुआत कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ओवरऑल ये पैटर्न पॉजिटिव है, और मैं इन्फोसिस टीसीएस की जगह यहाँ पे ज्यादा ध्यान रखना चाहूँ। तो आईटी स्पेस में इन्फोसिस, टीसीएस या हैवीवेट्स के बदले मिड कैप आईटी प्लेयर्स हैं जिस पर नजर होगी। लेकिन आज सुबह हमने आपको एक फार्मा स्पेसिफिक डेटा बताया था, वो था मई का फार्मा का एक्सपोर्ट डेटा, और उस डेटा के मुताबिक डिविज लैब, लॉरस लैब, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं, जैसी कंपनी है जिनका एक्सपोर्ट घटा है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक्स प्राइस में। लेकिन ल्यूपिन और साथ ही सिंजीन, इनके एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ फार्मा को किस तरह से प्ले कर रहे हैं? फार्मा स्पेस में कई सारी कंपनियां, मेजॉरिटी कंपनियां जिनके एक्सपोर्ट्स में तो बढ़ोतरी हुई है, और डोमेस्टिक फार्मा प्ले की लगातार हम बात कर भी रहे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? तो मानसी देखिए, फार्मा प्ले से बहुत सारे स्टॉक्स तो ऑनेस्टली रेडार पे नहीं है। देयर आर सम स्पोरेडिक मोमेंट्स that we see, but सारे ही लास्टिंग नहीं है, and there are वेरी स्पेसिफिक पॉकेट्स। तो जो स्टॉक्स कुछ हमारे रेडार पे हैं, वन ऑफ देम इज एक्चुअली सन फार्मा। इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा मूव देखा था, अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे की तरफ स्लिप हो रहा है, बट मैं इसमें निचले स्तरों पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। तो मुझे अगर 965 के आसपास सन फार्मा मिलता है, तब मैं यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है ये 940 का रहेगा। टारगेट विल अगेन रिमेन एट 990, और जिसने रिसेंट हाइस बनाए थे 1020 इसके आसपास। बट अदर देन दैट मैं फार्मा सेक्टर से थोड़ा दूर ही हूँ। देयर आर अ कपल ऑफ अदर सेक्टर्स व्हिच आर बजिंग, डूइंग वेल। तो आई हैव दोज ऑन माय रेडार, नॉट फार्मा सो मच। फार्मा पर टेक्निकल आउटलुक तो इस वक्त नहीं बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन जोमेटो के चार्ट्स को एक बार चेक करते हैं। और जोमेटो पर मितेश एक बार आप अपनी राय दीजिए। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में आज जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें पीआई इंडस्ट्रीज, जिसका जिक्र हमने जस्ट किया, उसके ठीक पीछे जोमेटो का स्टॉक भी है, करीब 2% तक की मजबूती यहाँ पर दिखाते हुए। मानसी जी, आज से आई थिंक 15 दिन पहले हमने 2 स्टॉक्स के ऊपर हमारी राय दी थी, और उस टाइम पे दोनों स्टॉक्स किसी के भी रडार पे नहीं थे। वो था, एक था पेटीएम और दूसरा था जोमेटो, और दोनों में हमने एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट से बात की थी। तो वी आर स्टिल बुलिश ऑन द व्यू, स्टिल बुलिश ऑन बोथ द स्टॉक्स। हमको लग रहा है कि जोमेटो में और पेटीएम में दोनों में एक री रेटिंग हुई है। पेटीएम की बात करें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक विल मूव टॉवर्ड्स इट्स अल्टीमेट टारगेट ऑफ 85, एंड हमने उस टाइम भी कैटेगरिकली कहा था कि बहुत ही जल्द जोमेटो हमको 3 डिजिट में, मतलब 100 के पार भी देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही लंबी अवधि के बाद दोनों स्टॉक जो है वो उभर के आ रहे हैं, नई ट्रेजेक्टरी में एंटर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ बाय इवन एट द करंट लेवल। सूनर देन लेटर वी विल डिस्कस द स्टॉक इन 3 डिजिट। ओके, ठीक है। बिल्कुल, पेटीएम पे आपके ये व्यू में याद है, और जोमेटो पे 95 का टारगेट कोटक ने रखा है। प्राइसिंग पॉलिसी जोमेटो, स्विगी हो, इनकी काफ़ी अग्रेसिव होती जा रही है, और ऑफ कोर्स लिस्टेड जोमेटो है तो जोमेटो की यहाँ बात हो सकती है। 2-2.5% आज भी ऊपर है, लेकिन मार्केट में जो पीछे एक शार्प रिकवरी आई है पिछले 5-7 मिनट में, वो ऑटो लेड भी है, और बैंक्स भी वापस आए हैं। इनफैक्ट लार्ज कैप बैंक जैसे एसबीआई जैसे बैंक्स में भी आपको मूव दिख रही है। लेकिन आप ऑटो के सारे स्टॉक्स देखें, हीरो हो, स्कॉट्स जो थोड़े प्रेशर में था पिछले हफ्ते, मारुति हो, मारुति हालांकि अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स थोड़ा सा ऑटो फिर से आपको एक रफ्तार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आयशर मोटरो, स्कॉट्स नहीं, आयशर मोटरो, इन सब में एक अच्छी मूव अभी फिलहाल दिख रही है। क्या आप रिकवरी ट्रेड प्ले करेंगे आप प्रशांत? कोई ऑटो स्टॉक आएगा रडार पे आज के लिए? जी डेफिनेटली ऑटो स्टॉक ओवरऑल प्रियंका, मुझे लग रहा है ये आज नहीं, ये पोजिशनली ही लॉन्ग्स रहे। इनफैक्ट टाटा मोटर्स काफी नीचे लेवल्स पे रिकमेंड किया था। अभी के लिए हम देखना चाहें तो मुझे लग रहा है आयशर मोटर्स इज एट अ गुड लेवल। करीबन अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट हम मान के चलेंगे स्पॉट में 3600 के करीब है, और मेरे हिसाब से इसमें 3540 3540 ये एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा। क्लोजिंग बेसिस स्पॉट में आप ये स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, और मुझे लग रहा है यहाँ से करीबन 3700 से लेके 3740 तक भी जा सकता है। ठीक है,
तो आप आयशर मोटर ये थोड़े दबाव में था भी, पिछले हफ्ते थोड़ा ब्रीदर में तो थे ये सारे स्टॉक्स, अब फिर से आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। लेकिन केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में भी एक अच्छी मूव है, पीआई इंडस्ट्रीज को हमने डिस्कस किया। एट द सेम टाइम कुछ और केमिकल या फर्टिलाइजर स्पेस आपके रडार पर आएंगे शिवांगी, जहां पर मूव दिख रही हो? जी बिल्कुल, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे मेरे रडार पे है फैक्ट। ये स्टॉक जो है नॉन एफिनो है, पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। थोड़ा बहुत कूल ऑफ के बाद अभी ये काफी अच्छे लेवल्स पे आया है ऐड करने के लिए भी। तो यहाँ पे जो है नजर है मेरी 333 तक के लिए और 315 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। डेल्टा कॉप अभी अभी मितेश ने मेंशन किया था, राइट? हाँ, इन्होंने किया और फ्राइडे को भी मूव स्टार्ट हो गई थी डेल्टा। हाँ आज, लेकिन आज रिवर्स कर गई है। एक मिनट लेके आई, नहीं ऊपर है, सॉरी ऊपर है। डेल्टा कॉप में टेक्निकल ब्रेकआउट दिख रहा है लोगों को। कुछ खबर है क्या आपके पास? दिख नहीं रही है, बट करीब 35 रुपए चला है। ये कोई समय है डेल्टा कॉर्प का? अच्छा, समर वेकेशन कोई समय नहीं होता है। समर वेकेशन भी एक रीजन हो सकता है। समर वेकेशन कोई ये आप जब जो शौक होती है ना, शौक बड़ी चीज है, उसका कोई समय नहीं होता है। जनरली ये स्टॉक्स आप दिसंबर में देखें, जनवरी में देखें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जब हाथ में कैश हो, माहौल अच्छा हो, मौसम अच्छा हो, पहुंच जाइए आप गोवा। वैसे मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ गोवा, लेकिन डेल्टा कॉर्प से कोई लेना देना नहीं है। मितेश क्या लग रहा है, टारगेट अपग्रेड करेंगे? नहीं, मेरा और डेल्टा कॉर्प से दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। मितेश बताइए। शायद आपकी बात डेल्टा कॉर्प ने सुन ली हो कि आप गोवा जाएंगे, इसलिए वो बढ़ रहा है। स्टॉक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक इज बैक इनटू द ट्रैक, और ये एक जमाने में बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा करता था ट्रेडर का। तो आई थिंक वो ट्रेजेक्टरी फिर से आ गई है। तो डेल्टा कॉर्प के अंदर जो आपने पिछले एक महीने में जो बढ़त देखी है या रिसेंटली जो बढ़त देखी है वो कंटिन्यू होगी। इंटरेस्टिंग चीज डेल्टा कॉर्प में ये है कि कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के ऊपर आप देखें तो पिछले 7 या 8 वीक से हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर आई थिंक आफ्टर एंडिंग क्वार्टर सितंबर 21 सबसे बड़ा मूव ये क्वार्टर में, करंट क्वार्टर में हमको देखने के लिए मिला है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 237 का क्वार्टरली चार्ट का तो था, दिसंबर 22 का वो क्रॉस हो चुका है। तो डेफिनेटली स्टॉक इज नाउ आइंग एट 339। शायद यहाँ से बहुत बड़ा टारगेट लगेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक विल मूव इनटू दैट ट्रेजेक्टरी। तो डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग बाय एट द करंट लेवल, और बहुत कम स्टॉक है जो बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी के अंदर फॉल होते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। तो अगर आप मिले तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर बाय कीजिएगा। ठीक है, अगर डिप मिले तो जरूर से बाय करें। शिवांगी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लॉरस और डीवीज दोनों पे लेना चाहूंगा, क्योंकि रीजन ये है कि ये बात सही है कि एक्सपोर्ट डेटा थोड़ा कमजोर हुआ, स्टॉक की पिटाई हो रही है एफएनओ में, लेकिन इस डिप को आप इसको इस्तेमाल करेंगे पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि काफी नीचे से रिकवर हो रहे हैं, स्टॉक रिकवरी टाइप मोड में है, या आप अवॉइड करेंगे ऐसा ट्रेड? डिवीज और जी लॉरस। बिल्कुल अजय जी, आप ठीक बोल रहे हो कि रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, पर मेरी राय रहेगी कि हम फार्मा स्टॉक से भी थोड़े दूर रहे। ये जो स्पेस है पूरा काफी वॉलेटाइल है, न्यूज ड्रिवन है, और इसमें जो स्विंग्स जो है वो बड़े देखने को मिलते हैं। तो जो इन्वेस्टेड है, जिनके ट्रेड्स लिए हुए, वो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें। पर ये डिक्लाइंस जो है वो मुझे यूटिलाइज करने लायक नहीं लग रहा है, तो जो नहीं है उसको अवॉइड करें। तो चलिए, वैसे लॉरस लैब या फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर टेक्निकल नजरिया तो अजय हमारे एक्सपर्ट्स का नहीं बनना, लेकिन फंडामेंटल व्यू अगर विवेक होते हमारे साथ हम जरूर समझते हैं, क्योंकि जो मे डेटा है वो बिल्कुल ये बता रहा है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लगातार कई सारी फार्मा प्लेस के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इक्के दुक्के अगर एक दो स्टॉक्स को छोड़ दे तो उसके अलावा, लेकिन चलिए इस पर वॉच लिस्ट में रखेंगे इस स्पेस को। ऑटो कंपोनेंट्स पर प्रशांत, आपसे राय जानना चाहेंगे। ऑटो कंपोनेंट्स की हम बात भी कर रहे हैं, आज सुबह पंकज गैब्रियल इंडिया बताकर भी गए हैं, और इसी लिस्ट में स्मॉल कैप कैटेगरी में एक और स्टॉक है फेडरल मुगल। इस स्टॉक को देखें, ऑटो कंपोनेंट्स में करीब 6% तक की तेजी बता रहा है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन ऑटो कंपोनेंट स्पेस में या टायर स्पेस में कोई स्टॉक है जिस पर आपकी आपका नजरिया है? फेडरल मुगल तो 6% चल रहा है ऑलमोस्ट। जी, ऑलरेडी ये करीबन 390 पे है। यहाँ पे तो फ्रेश बाय इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, तो टू लॉन्ग टू इनिशिएट। बट मुझे लग रहा है जिनके पास पोजीशन हो वो कंफर्टेबली 370 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, और क्लोजली ट्रेल करना चाहो तो 375 भी रखो। वो बहुत स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है यहाँ से सस्टेन भी कर सकती है, बट फ्रेश एंट्री के लिए इट इज टू फार, सो अवॉइड करना चाहिए।
ऑलराइट, ठीक है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो प्रशांत के में याद है। बिल्कुल प्रशांत, आई कुड नॉट ऐड द कमेंट। आपके एजवेल पावर हो, पिन्नार इंडस्ट्रीज हो, मुझे वो सारी आपकी कॉल्स याद है। आपने व्यूअर्स के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स दिए हैं। लेकिन एक स्टॉक जो बाजार का काफी फेवरेट है वो है पूना वाला फिनकॉर्प। NBFCs में ऑलरेडी अच्छी मूव है। अजय खास इंटरेक्शन करके आए हैं मैनेजमेंट के साथ, बड़े इंटरसेप्ट्स आपको हाथ लगे होंगे श्योर। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग समय रहा पूनावाला फिनकॉर्प के हेडक्वार्टर्स में। आधार पूनावाला और अभय बुटाडा जी से बातचीत करी हमने। डायरेक्टर साहब, अगर आप इस स्टॉक के बियॉन्ड कुछ उनके टेकअवेज लाएं तो मैं बाजार को बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई करीब ट्रेड कर रहा है इस समय। और अगर आप इसके प्रदर्शन को देखें, क्वार्टरली नंबर्स को, लास्ट 3-4 क्वार्टर से इन्होंने टर्न अराउंड कर दिया है मैग्मा फिनकॉर्प को, जो लेगेसी बिजनेस था, और एक डिजिटल बेस्ड फिनटेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताऊं मैं कि आधार पूनावाला जी का जो सीरम का कारोबार है वो 2 लाख करोड़ वैल्यूड है। बहुत बड़ा स्केल का बिजनेस है। दुनिया भर में उनके प्लांट्स हैं। और सिर्फ वैक्सीन में ही नहीं, मतलब सिर्फ कोविड के टाइम पे नहीं, उन्होंने बहुत सारी वैक्सीन, मलेरिया ड्रग लॉन्च करेंगे। लेकिन ये जो बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत छोटा है, करीब 20-25 हज़ार करोड़ का कंपनी है, 16 हज़ार करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लेकिन आगे आने वाले समय में अब ऐप लॉन्च करने वाले हैं। ये 35-40% की इन्होंने ग्रोथ गाइड की है। तो कह रहे हैं कि 50,000 तक का एसेट अंडर मैनेजमेंट क्यों नहीं पॉसिबल है। 50,000, अभी 16,000 है, बहुत बड़ी फिगर है, 3 टाइम्स से ज्यादा हो गया। जी हाँ, तो ये बताना जरूरी है बाजार को। 35 ये भाषा ज्यादा सुनता है बाजार। जी हाँ, 3x एसेट अंडर मैनेजमेंट करेंगे। करीब 35-40% ग्रोथ की गाइडेंस इन्होंने दी है। तो इस स्टॉक के ऊपर जरूर आप ये देखिए, 52 वीक हाई पे है। आप इमेजिन करिए मानसी की एक कंपनी, बड़ी कंपनी, पेरेंट कंपनी है, 2 लाख करोड़ की तरफ वैल्यूड, और जो नए कारोबार है, तो मैंने उनसे पूछा आधार जी से कि आप कितना सीरियस हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं देखिए सैटरडे को भी पूना वाला के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। वो धंधा हमारा तो बहुत बड़ा हो चुका है वहाँ, इसको ज़रूरत है अभी हमारे टाइम की। तो ये स्केल अप करने के लिए पूरे ब्रांचेस हटा के डिजिटल बेस्ड 3 टाइम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है NBFCs में, ये एक्चुअली एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे लेके जा रही है। आपको याद होगा, आप कितनी सारी कंपनियों से बात कर चुके हैं। पूना वाला यूग्रो ने बताया था वो एक डिजिटल ऐप लेकर आ रहे हैं। तो जो डिजिटाइजेशन का भी एक NBFCs में एक बड़ा ट्रेंड है, वो बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा। दूसरा जो अभय बुटाडा है ना, जो पूनावाला के MD हैं, उनके मैं आपको टेकअवेज बताऊं। अभय बुटाडा, लोग सोच रहे थे कि इनको डिजिटल लेंडिंग की एक्सपीरियंस नहीं है, बट टैप कैपिटल पहले अभय बुटाडा चला चुके हैं। ये अभय बुटाडा जी जो है सिर्फ उन्हीं लोन बांटने के लिए फोकस कर रहे हैं जहां GST TDS टाइम पे दिया जाता है। 700 का स्कोर है, तो रिस्क नहीं लेंगे, ये ग्रोथ लाएंगे लेकिन रिस्क नहीं लेंगे ज्यादा। दूसरा टैप कैपिटल, पूनावाला फाइनेंस, उसके बाद आधार पूनावाला की कंपनी ने इनको इसके अंदर ले लिया था पूना फिनकॉर्प में। अदरवाइज मतलब आधार पूनावाला ने अभय बुटाडा जी की कंपनी को खरीदा था, वहां से ये मैनेजमेंट आ गया। तो उनके पास 2 साइकिल्स का एक्सपीरियंस है। लोगों को लग रहा था कि शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं है इसका डिजिटल बेस्ड लेंडिंग का। तो ये सारी चीजें निकल के आई हैं और आपको नेक्स्ट 2-3 महीने में, 2-3 क्वार्टर्स में और नंबर्स में मजबूती नजर आएगी है जो कि एक साथ काम कर। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर पर क्या कुछ उन्होंने कहा है कि 18-20% ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ रहेगी और हमारी कंपनी भी हाई ग्रोथ को पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट 4-4.5% का ROA का टारगेट और 10% का NIM का टारगेट भुटाया जी ने आगे अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 30-40% ग्रोथ, तो काफी तेजी वाली कमेंट्री निकल के आई है। स्टॉक 52 वीक हाई पे। हमारे पैनलिस्ट में से कुछ जो है वो पूनावाला फिनकॉर्प को चार्ट्स पे काफी अच्छा ट्रैक करते हैं। तो ये सारी तो बातें फंडामेंटल हो गई, आप भी सुन रहे होंगे। कुछ चार्ट्स क्या कहते हैं इस समय, किस लेवल, थोड़ा पोजिशनल इसका व्यू बताइए। बिल्कुल अजय, और देखिए काफी समय बाद हमें ये देखने मिला है कि इसका जो एक रेंज था, अगर मैं थोड़ी सी इसकी ब्रॉड रेंज देखूं तो 275 से लेके 335 का जो जोन है, 330 का जो जोन है, इसमें स्टॉक ने बहुत समय स्पेंड किया था। आई थिंक मोर देन अबाउट 6 मंथ्स इसने ऑलरेडी स्पेंड किए थे। तो उसके बाद जाके अब हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है। अब हम सेफली कह सकते हैं कि स्टॉक का जो बेस है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जहां पहले स्टॉक 300 के आसपास ट्रेड करता था,
गिव और टेक 10% अप और डाउन। अब वो बेस शिफ्ट होके ही 330 के आसपास आ गया है। पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेशन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक पोजिशनल बेट बिल्कुल ले सकते हैं। प्रॉमिस है अब डिलीवरी होते हुए नजर आ रही है। सो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है ये आपको 380 से लेके 425 के जो जोन्स हैं यहाँ तक जाते हुए देख सकता है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो दिस इज वन स्टॉक दैट विल बी ऑन माय रेडार फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है इसका जो बेस है करीब 300-310 के आसपास में लेके चलूंगा। सो ओवरऑल फाइनली अब जो ये ब्रेकआउट आया है मुझे लग रहा है द प्रॉमिस इज गेटिंग डिलीवर्ड नाउ। सो पोजिशनल बेट के हिसाब से इसमें आप बिल्कुल बने रहें। हाँ बिल्कुल हो सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो बिकॉज वो मोमेंटम प्ले नहीं है, लेकिन जो हमें जो हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है above its key range, so definitely एक अच्छा खासा ट्रैक्शन यहाँ पे रहेगा। बेस ऊपर की तरफ बन चुका है। I think it's just up and up from here. So मेरे हिसाब से यहाँ पे आप पोजिशनल बेट अभी भी ले सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। तो पूना वाला फिनकॉर्प पे तो ये राय रही अच्छा है। ये पूरी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन आप हमारे डिजिटल हैंडल्स पर भी देख सकते हैं जो अजय ने की है पूना वाला फिनकॉर्प के मैनेजमेंट के साथ। लेकिन इस बीच मार्केट्स थोड़ी सी दबाव में ज़रूर दिख रही थी, रिकवरी भी बीच में आई, लेकिन वो अटेम्प्ट फ्रिजल आउट होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आज थोड़े से कैपिटल गुड स्पेस में लार्सन एंड टुब्रो जैसे स्टॉक जो पिछले हफ्ते एक अच्छा ट्रेड प्ले दिखा रहे थे, 2-2.5% की मूव थी एल&टी, आज 1% दबाव के साथ है। और रिलायंस तो भी आपने टच बेस किया ही। प्रशांत, एल&टी पर क्या व्यू रहेगा 1% की, क्योंकि आज कैपिटल गुड्स थोड़ा सा क्या लगाट दिख रहा है, लीडरशिप क्या हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक पे, ऑटो स्टॉक पे और शायद बैंकिंग यहाँ पर एक रेजिस्ट करे, वहां हो सकती है? जी प्रियंका, यहाँ पे एक क्लियर कट गैप रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे एल&टी में था जो कि करीबन 2365 से लेके 2300 तक था। अगर हम हाई देखें तो बना ऑलमोस्ट 2365 2370, तो वो गैप रिएक्ट कर रहा है। इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। इतना बड़ा रेजिस्टेंस आसानी से क्रॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको अगर ये 2310 तक मिल जाए तो वेट करना चाहिए कि वहां से बाउंस हो। अगर 2310, अभी हम ऑलमोस्ट 2335-40 के जोन के बीच में, 2310-15 इस जोन तक ये मिल जाए आज कल जब भी, तो वहां से आप करीबन 2290 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जा सकते हो। फिलहाल इस लेवल पे थोड़ा वेट करो, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग हो तो एकदम क्लोज यानी 2330 पे हार्डली यहाँ से 6-7 पॉइंट नीचे, इसलिए कि अगर नीचे आ रहा है तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए वेट कीजिए बिटवीन 2315 2310। एक रेजिस्टेंस को रिएक्ट किया है, प्योर टेक्निकल प्ले, और मुझे लग रहा है डाउन साइड जो गैप सपोर्ट है वहां पे एक लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, आईटी से भी आज लीडरशिप अच्छी दिख रही है। लार्ज कैप आईटी में आप टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक सारे स्टॉक्स अब स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं। आधा घंटा हो भी गया बाजार को सेटल होते हुए। कुछ क्या आप लार्ज कैप आईटी में कहीं पोजीशन लेंगे? सो यहाँ पे मुझे एचसीएल टेक थोड़ा फेवरेबल लग रहा है। थोड़ा सा हमने 2 दिन पहले इसमें प्रेशर आते हुए देखा था, बट आई थिंक दैट इज मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर अ राइज दैट वी हैड सीन फ्रॉम अबाउट 1050 के जो लेवल्स हैं यहाँ से जो एक राइज आते हुए देखा था। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 1155 का रादर आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो आप 1180 का लेके चलें। स्टॉप लॉस जो आज के दिन का लो बना है करीब जो आज के दिन का लो बना है करीब 1110 का, इसी को लेके चले। हो सकता है कि आज आपको अच्छा खासा अट्रैक्शन, अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दिखा दे। अपवर्ड मोमेंटम या अट्रैक्शन है। इसके अलावा आईटी के कई सारे काउंटर्स हैं, मिड कैप आईटी है जिस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिनों पहले एक कंपनी थी जिसके मैनेजमेंट से हमने बात की थी, और टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। साइंस ऑफ रिकवरी हमने मई में पर्टिकुलरली रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट पर देखी थी, और जब बात हुई थी गोकुलदास के नाम को लेकर हमने चर्चा की थी। तब से लेकर अब तक आप देखिए स्टॉक में परफॉर्मेंस है। वैसे तो न्यूज़ फ्लोज या अगर फंडामेंटल्स देखें इतने खास नहीं है इस पूरे स्पेस के लिए, लेकिन स्टॉक रिएक्ट करता हुआ पिछले 3 महीने। ये देखिए इसको ये भी फायदा हो रहा है ना कि कॉटन प्राइसेस नीचे आ गए बहुत जोर से, और एक्सपोर्ट उतने खराब नहीं हुए यूएस को, और रिकवरी अब आ रही है। मैनेजमेंट आई थी पिछले हफ्ते हमसे बात करने के लिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट, एक बार मितेश आपकी राय जानना चाहेंगे। आज भी हम देख रहे हैं 3.5% तक के मूव्स हैं यहाँ पर। फ्राइडे के सेशन में हमने बताया था कि बेसिकली टेक्सटाइल के अंदर एक बहुत बड़ी मूव सिस्टम और मेथड के हिसाब से है, तो डेफिनेटली वर्धमान टेक्सटाइल वहाँ पे हमने
बताया था। गोकुलदास एक्सपोर्ट की जहां तक बात कर रहे हैं, लास्ट वीक ही बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बढ़िया ब्रेकआउट मिला था। 374 से लेकर रैली चली थी 461 तक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला था। तो ये ब्रेकआउट डेफिनेटली जो है वो सस्टेन होगा और हो रहा है। हमारे हिसाब से स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था 519.55 जो 2022 में लगा था वो क्रॉस होगा। स्टॉक जो है वो एक नई ट्रेडिंग रेंज के अंदर एंटर होगा। तो पर से वी आर वेरी बुलिश ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर एज ऑफ नाउ। गोकुलदास एक्सपोर्ट करंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। चलिए, ये तो एक बार टेक्सटाइल स्पेस पर, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कुछ एक बार आप अपनी राय दीजिए। एरोस्पेस डिफेंस में अच्छा एक्शन और बीईएल के चार्ट्स 3% तक की मजबूती दिखाते हुए। जी हाँ, देखिए इस स्पेस में कहीं भी मोमेंटम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ आप जो ये फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, बीईएल, एचएएल, ये बीडीएल, ये सारे स्टॉक्स हर दिन एक नया हाई ही बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सो हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का राउंड आपको आते हुए दिखे। तो इस पूरी स्पेस में मैं कहूंगा कि फ्रेश पोजीशंस अब ना इनिशिएट करें, थोड़ा सा वेट करें। डिप का मोमेंटम है बट ओवर हीटिंग के पास चले गए हैं ये सारे स्टॉक्स, तो थोड़ा सा डिप मिले तब आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली फेवरेबल हो जाएगा। बीईएल के लिए अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो 119 के जो जोन्स हैं यहाँ पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें। मोमेंटम जो है इस स्टॉक को 126 और 130 के जो रेंज है यहाँ तक लेके जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिप का वेट करें। अगर इसमें से कोई आप एक स्टॉक चाहते हो जिसमें अभी भी उतना ट्रैक्शन नहीं देखने मिला है, दैट इज एस्ट्रा माइक्रो। स्टॉक ने फ्राइडे को अपने जो रेजिस्टेंस जोन थे 360 के उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, आज भी सस्टेन कर रहा है। एंड दिस इज येट टू शो दैट काइंड ऑफ मोमेंटम जो हमें बाकी स्पेसेस में आते हुए देखा है। तो फ्रेश बाइंग अगर आप इनिशिएट करना चाहें तो एस्ट्रा माइक्रो में करें। यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉप रहेगा ये 358 का लेवल है, यहाँ का रहेगा। पहला टारगेट 375 और दूसरा टारगेट 385 इन लेवल्स का रहेगा। ओके, ऑलराइट, एस्ट्रा माइक्रो को आप यहाँ बाय करेंगे, ठीक है। प्रशांत, कुछ और मिड कैप आइडियाज आपके रडार पे आ रहे हैं? जी प्रियंका, एक स्टॉक शायद प्रीवियस मंथ मैंने रेकमेंड किया हुआ था एसडीबीएल, बट वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मूव आ चुकी है। 170 172 से लेके ऑलमोस्ट ये अभी 240 हो चुका है। जहां पे अभी मेरी नजर है वो होगा दीप इंडस्ट्रीज। ये करीबन 180 170 185 के जोन में मुझे लग रहा है यहाँ पे आप करीबन 160 160 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल बाय ऐड कर सकते हो। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 210 से लेके 215 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। और एक जो पिक मेरी नजर में होगा बोरोसिल रिन्यूएबल्स, करीबन 544 540 पे। यहाँ पे 525 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हो। सारे स्टॉप लॉस जो स्पॉट कैश स्टॉक क्लोजिंग बेसिस फॉलो कीजिए, और यहाँ से मुझे लग रहा है ये 600 तक भी जा सकता है। तो ये तो मेरे रडार पे डेफिनेटली पिक्स रहेंगे। ये लेके आइए मान इंफ्रा। ये पिछले हफ्ते हरकत में आना शुरू हुआ और कुश के साथ हमने ये डिस्कस किया था। कुश, जरा देखिए इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं। आज भी डेज हाई की तरफ जा रहा है। बिल्कुल अच्छा, ये बहुत ही सही फाइंड और बहुत ही टाइमली फाइंड था। अच्छा खासा मूव इसमें ऑलरेडी आ चुका है और अब हम इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस ओवर करते हुए देख रहे हैं। फ्रॉम बिलो क्रॉसिंग ओवर इज 50 डे मूविंग एवरेज। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निकल कॉन्फर्मेशंस कि इसका जो अप ट्रेंड है ये यहाँ पे और बढ़ सकता है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश एंट्री लेना चाहें तभी भी आप एंटर कर सकते हैं। 112 और 118 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए यहाँ पे एज अ टारगेट एक्ट करेंगे। 102 इसको स्टॉप लॉस लेके चलें। मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम और इंक्रीज हो सकता है। फ्रेश बाइंग यहाँ पे आप बिल्कुल करके चल सकते हैं। मैन, आप इस पे जरूर व्यू रखें। एक नजर तो सुजलॉन पर भी जा ही रही है अजय, आज भी 7% ऊपर है। इनफैक्ट पता है आपको, लास्ट वीक क्लोजिंग में मैं फंडा से जब बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे नहीं लगता, ये हर एक का अपना एक व्यू है कि अब फंडामेंटल स्टोरी जो विजिबिलिटी कम मैनेजमेंट भी बता रही है सुजलॉन के स्टॉक में। कॉन कॉल में उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि डेट कितना रिड्यूस कर लिया उन्होंने, 90% तो अपना डेट रिड्यूस कर लिया। ये कंपनी छोटी, कंपनी बड़ी है, स्टॉक छोटा था। 9 रुपए से हम ट्रैक कर रहे हैं, उसमें फंडामेंटल में बदलाव आ रहा है, नए मैनेजमेंट आ गए हैं। आपने डेट रिडक्शन की बात कही, 15 रुपए का भाव हो गया। देखते देखते पसंद आएगी ये बात। बिल्कुल, ऑटो विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग दे रहे हैं और एक महीने में चला है ये। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से चल रहा है। देखिए एक महीने में 80% चल डबल एक महीने में, राइट। और ये स्टॉक को हम कब से डिस्कस करें, बहुत दिनों से सुजलॉन को। ठीक है, ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स ऑटो एंसिलरी में ल्यूमिक्स ऑटो आज देखें, आज भी 5-5.5% की तेज है। गैब्रियल, आज हमें पंकज पांडे भी फंडामेंटल नजरिया देके गए हैं और गैब्रियल भी कई बार टेक्निकल डिस्कस होता है। आई थिंक कुछ भी कई बार लेते हैं। प्रशांत, इनफैक्ट मितेश से पूछते हैं। मितेश, ऑटो एंसिलरी में आपकी टॉप बिट्स सिस्टम और मेथड के हिसाब से?
ऑटो एंसिलरी में जो अभी सिस्टम और मेथड रिकमेंड कर रहा है वो 2 ही स्टॉक है। शायद टिपिकल ऑटो एंसिलरी में फॉल होंगे कि नहीं, क्योंकि मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ इसलिए नहीं पता है। वन इज अ हनीवेल ऑटोमेशन एंड सेकंड इज बॉश। आई थिंक अगर आप दोनों के चार्ट पैटर्न देखेंगे, री रेटिंग ऑफ द ट्रेंड है दोनों के ऊपर और एक बहुत ही बड़ी तेजी ऑन द कार्ड है। तो विद इन दिस स्पेस हमारा जो रुझान है वो हनीवेल ऑटोमेशन में और बॉश के अंदर है। ठीक है जेंटलमैन, स्टे विद अस। आगे बढ़ेंगे एक छोटे से